नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। स्वागत करता हूं दीक्षांत आईएएस के पोर्टल पर, जहां हमारी चर्चा हो रही है एनवायरनमेंट के बैच में। जो नमस्कार दोस्तों, सबको आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। शुरुआत करेंगे आपके साथ इस सेशन की हम लोग आज। उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच गई होगी और विजुअल्स भी आप तक पहुंच रहे होंगे बाकायदा। कंटिन्यू करेंगे हम लोग। लास्ट वीकेंड यानी शनिवार को हमने चर्चा छोड़ी थी, वहीं से कंटिन्यू करेंगे आपके साथ। हमने आपके साथ बातचीत छोड़ी थी अपनी, जो हमारा पीपीटी बात कर लेते हम लोग। फ्लाई ऐश की बात हो गई थी आपके साथ, एक्यूआई सफर की आदि की बात हो गई थी। हम बात कर रहे थे वाहनों का उत्सर्जन कैसे कम किया जाए, BS4 BS6 की बात हुई थी आपके साथ। इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम बात कर रहे थे दोस्तों। हम बात करनी थी प्रयासों की आपके साथ। जी हाँ, सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं वाहन मुझे कहना चाहिए इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए। इस कड़ी में हम बात करेंगे आपके साथ आज। हमने साइकिल बनाया था लास्ट टाइम क्लास में आपकी। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए क्या प्रयास हैं, तो एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। इसमें काम का क्या है दोस्तों, आपके साथ मेरे बात करेंगे सभी बार आपके साथ। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सूची की हम लिस्ट बनाएंगे दोस्तों। ओके, सबको नमस्कार दोस्तों, आवाज पहुंच गई है? बिल्कुल पहुंच रही है। आइए एक एक करके चर्चा शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमने कल चुनौतियां देखी थी, कल हमने बात की थी लास्ट क्लास में आपके साथ कि चैलेंजेस क्या हैं और क्या अच्छी बात है इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल आते तो अच्छी बात क्या होगी, और क्या क्या चैलेंजेस चुनौतियां क्या क्या हैं, इसकी हम बात आपके साथ यहां तक कर चुके हैं। अब आइए, प्रयास क्या किए सरकार ने ईवी को बढ़ावा देने के लिए। लिस्ट बनाएंगे छोटी सी दोस्तों आपके साथ, क्या क्या प्रयास किए गए हैं। पहली है सरकार की, यहां पर हम बात करेंगे फेम नीति। जी हां, बात करेंगे आपके साथ फेम नीति की। सरकार की फेम पॉलिसी क्या है, पहला हेडिंग बनाएंगे फेम नीति, फेम पॉलिसी। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए फेम नीति। आइए रहा, आपको चलते हैं फेम शब्द से परिचित कराते हैं पहले। रहा बहुत काम का शब्द है फेम, ये हमारे लिए। आइए ओके, पहली बात तो हम बात करें किस मंत्रालय की, रहा वो देख लें आपके साथ। डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, यानी कुल मिलाकर भारी उद्योग मंत्रालय जो है सर हमारा, उस मंत्रालय की पॉलिसी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल फेम नीति किसकी पॉलिसी है सर? डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, भारी वाहन उद्योग डिपार्टमेंट की नीति है सर ये। आइए रहा, तो फेम है क्या सर? आइए फेम की बात करते हैं आपके साथ। फेम पॉलिसी है क्या हमारी ये क्या दिखाती है? ये तो आपका एक मुझे कहना चाहिए, आइए रहा चर्चा करें फेम पॉलिसी की सर। अबाउट फेम 2। ओके, बहुत सिंपल सी मैं चर्चा कर दूं, पहले बता दूं फेम क्या, फिर पढ़ने में आसानी होगी आपको। फेम है क्या? भारत सरकार चाहती है दोस्तों कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करें, तो भारत सरकार एक नीति लेकर आई। इसमें यह कहा गया है कि सरकार प्रमोट करेगी ऐसी गाड़ियों को जो या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी या फिर हाइब्रिड व्हीकल होंगी। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड में अंतर समझ में आता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में केवल बैटरी लगी होगी और वो केवल विद्युत से चलेगी, बैटरी चार्ज कीजिए बैटरी खत्म गाड़ी बंद। हाइब्रिड बैटरी भी होगी और उसके अंदर हाइड्रोकार्बन का फ्यूल टैंक भी होगा, पेट्रोल का, डीजल का या सीएनजी का, जिससे जहां तक बैटरी चलती बैटरी चलाइए और उसके बाद उसको आप ले जाइए अपनी मुझे कहना चाहिए आप मूव कर सकते हैं उसके बाद उसको बैटरी या हाइड्रोकार्बन से यहां पर। ठीक है सर, यहां तो कोई मुश्किल नहीं है। तो सरकार इसको बढ़ावा देना चाहती है और भारत सरकार ने इसको देखते हुए आज से कुछ साल पहले दोस्तों, आज से कुछ साल पहले फेम 1 लॉन्च किया था। फेम 1 की बात कर थोड़ा सा समझिए रहा। फेम 1 बड़ा सा इंटरेस्टिंग नाम है दोस्तों। फेम 1 की बात करें आपके साथ, फेम 1 की चर्चा करते हैं हम लोग यहां पर। चलिए आइए रहा, फेम 1 की बात करो दोस्तों। फेम क्या पूरा नाम क्या है फेम का, एक बार देखेंगे आपके साथ। फेम का पूरा नाम अंडरलाइन कर रहा हूं। फेम का पूरा नाम है दोस्तों फास्टर, त्वरित एडॉप्शन यानी कि स्वीकार करना, त्वरित एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, यानी फेम इंडिया। जी हां दोस्तों, ये बड़ा सा नाम है स्कीम का, नोट डाउन करेंगे आप लोग मेरे साथ। रहा फेम का पूरा नाम है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, फेम इंडिया। अब इसमें एक चीज छुपी हुई है वो देख लीजिए एक बार आप लोग। छुपा क्या है? फास्टर, ठीक है, एफ फॉर फास्टर, एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, FAM। ई में देखिए छुपा क्या है, यहां पर लिखा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जी हां,
सरकार क्लियर कर रही है पॉलिसी, हाइब्रिड के लिए भी है और पूर्णतः इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी। हाइब्रिड जिसमें हाइड्रोकार्बन भी यूज होता हो और इलेक्ट्रिक बैटरी भी लगती हो। इलेक्ट्रिक जिसमें केवल और केवल इलेक्ट्रिक बैटरी होती हो, उसमें हाइब्रिड नहीं होगा, वो मिश्रित नहीं होगा। तो इन दोनों प्रकार की गाड़ियों को बढ़ावा देने का मिशन है दोस्तों फेम इंडिया मिशन। ठीक है, कब लॉन्च किया था, आइए जरा बात करें इसको, कब लॉन्च किया गया था। तो फेम लॉन्च किया गया सर कब, 2013 में। ध्यान से देखिएगा, 2013 में इसको लॉन्च किया गया फेम को। फास्टर एडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, यानी फेम इंडिया लॉन्च किया गया दोस्तों 2013 में। अच्छा, इन पॉइंट पार्ट क्या है, ये जो फेम इंडिया है ना सर, ये एक बड़े मिशन का पार्ट है। और बड़े मिशन का नाम क्या है, आपकी स्क्रीन पर देखेंगे मेरे साथ दोस्तों यहां पर। उस बड़े मिशन का नाम है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, नेशनल NEMM, NEMM, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन की बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऐसी कोई भी गाड़ी जो विद्युत से चलती हो, ऐसा कोई भी संपर्क जो विद्युत से स्थापित किया गया हो, उसकी बात हो रही है। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, हिंदी में लिखनी चाहें तो आप लोग देवनागरी में लिख सकते हैं इसको, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन। 2011 में लॉन्च किया दोस्तों इस मिशन को। और इस मिशन का उद्देश्य था देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना। इस मिशन का उद्देश्य था इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना, जिसके तहत 2013 में लॉन्च किया फेम 1। किस मंत्रालय ने, भारी उद्योग मंत्रालय है देश का दोस्तों, उसके द्वारा लॉन्च किया गया। अल्टीमेट गोल इलेक्ट्रिक व्हीकल को या हाइब्रिड व्हीकल को बढ़ावा देना। लिख लिया होगा इतनी बात आपने दोस्तों। अब आइए मेरे साथ बात यहां पर, ठीक है। अब जो फेम इंडिया साहब, फेम 1 का प्रोग्राम था सर, इसके अंदर इसमें किया क्या हम लोगों ने सर, इसमें किया क्या सुन लेते हैं दोस्तों। इसमें फेम 1 पहला मिशन लॉन्च किया फेम 1 का 2013 में, ठीक है, 2013 में इसको लॉन्च किया गया। हालांकि इसको स्वीकार होते होते 2 साल लग गए, तो 2015 में लॉन्च किया गया, मतलब आ चुका था 2013 में, लेकिन पैसा अलॉट होना और लागू होना, रूल्स तैयार होना, ड्राफ्ट तैयार होना, पूरा का पूरा काम होने 2 साल लग गए। 2015 में लागू हुआ और 2019 तक चला। तो फेम 1 मुझे कहा जाए 2013 में लाया गया था इसको दोस्तों, फेम 1 को 2015 से लागू हुआ और 2019 में ये खत्म हुआ। 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 तक ये चलता रहा ये स्कीम सर, जिसके तहत हमने मालूम है क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी। ऐसी गाड़ियां जो बैटरी से चलेंगी उनके लिए सस्ती मिलेंगी आपको। ऐसी गाड़ियां जो बनाएंगे उन कंपनियों को टैक्स में छूट दी हम लोगों ने। ऐसी गाड़ियां जो चलाएंगे उनके लिए हमने क्या कहा यहां पर कि बैटरी सस्ती मिलेगी आपको। कुल मिलाकर डिफरेंट पार्ट प्रकार सब्सिडी हमने दी है इस स्कीम को हिट करने के लिए। 4 साल का था फेम 1। अब ध्यान सुनिएगा, फेम 1 में मुख्य फोकस किस पर था, क्या 2 व्हीलर पे था, 2 व्हीलर पे कम फोकस था, 4 व्हीलर पे ज्यादा फोकस था। तो फेम 1 के तहत हमारा फोकस था हमें देश में ऐसी कारें लेकर आनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलती हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियां हों। तो हमने फोकस की काफी हद तक इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, ठीक है सर। ठीक है, फायदा हमको ये मिला सर, लगभग 37 मॉडल जारी किए गए सर कारों के, 37 मॉडल जारी किए गए इन 4 सालों में, यानी काफी सफल मॉडल मान सकते हैं अपने आप में सर, ये काफी सफल रहा मॉडल ये। और ऐसा माना गया कि लगभग 1.25 लाख टन CO2 हमने बचाई है उत्सर्जित होने से। 1.25 लाख टन CO2 निकलती हमने बचाई है उत्सर्जित होने से इन गाड़ियों के आने से। मत परेशान हुई, डेटा आपको याद नहीं करना, पुरानी बात हो गई, 19 के 21 में आ चुके हैं आप सर। अब आ गया है फेम 2। तो फेम 1 बस याद रखिएगा टाइमलाइन के हिसाब से 2011 मिशन लॉन्च किया, मिशन के अंतर्गत फेम 1 लॉन्च किया। फेम 1 का उद्देश्य था सब्सिडी देना 4 व्हीलर पर, 4 पहिया गाड़ियों के उत्पादन पर जो बिजली चलेंगी, सब्सिडी सरकार देती है, टैक्स में छूट देती है, बैटरी पर टैक्सेशन माफ करती है, बाहर से बैटरी मंगाते हैं गाड़ियों के लिए उस पर टैक्स छूट देती है सरकार आपको। कुल मिलाकर आपको सस्ती गाड़ियां मिले, सरकार ये चाहती है, ठीक है सर। फेम 1 सफल रहा, लगभग 1.25 लाख टन CO2 कम उत्सर्जित हुआ, 37 प्रकार के मॉडल जारी किए गए गाड़ियों के, यानी सफलता मान सकते हैं, आंशिक सफलता मिली है आपको। 2019 में खत्म हो गया, उसके बाद लाया गया फेम 2। जी हां, वर्तमान में चल रहा है दोस्तों फेम 2। सीधे उसी पर आऊंगा मैं आपको लेकर, फेम 2 की बात करेंगे। आइए रहा फेम 2 की चर्चा कर लें आपके साथ। आइए फेम 2 देख ले दोस्तों।
तो फेम 2 कब अपनाया गया और कब से कब तक होगा सर? आइए दोस्तों पढ़ते थोड़ा सा आपके साथ, आराम से पढ़ेंगे क्या लिखा है इसके अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग बात, 2-3 चीजें हैं जो आपको अंडरलाइन करनी है मेरे साथ। फेम 2 सुनिएगा आराम से, मैं पढ़ के सुनाता हूं, हिंदी में लिखते जाएंगे साथ में हम लोग। फेम 2 जो है सर, ये 10,000 करोड़ रुपए सरकार ने जारी किए इस काम के लिए। 10,000 करोड़ का मिशन है सर, ये 10,000 करोड़ रुपए सरकार ने जारी किए हैं। 3 सालों का मिशन है सर, ये 3 सालों का मिशन है। कब लॉन्च किया गया सर? 1 अप्रैल 2019 से। वो खत्म हुआ एक दिन पहले, उसके एक दिन बाद उसको लॉन्च कर दिया गया। 1 अप्रैल 2019 से लागू हो चुका है सर। ये 3 सालों का मिशन है सर यहां पर। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड को बढ़ावा देना। जी हां, इसका उद्देश्य है देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों की मांग को बढ़ावा देना। ये अल्टीमेट गोल है सर इसका, ठीक है। लेकिन इस बार एक बदलाव है। इस बार एक छोटा सा बदलाव सरकार ने कर दिया, वो सुन ली ध्यान से, बात बदलेगी। इस बार हमारा उद्देश्य क्या है कि हम देश में 7,000 इलेक्ट्रिक बसेस, ई बस, आप समझ सकते हैं, ई बस 7,000 बस, मतलब वो बड़ी वाली बस जिसमें 50, 60, 70, 80 लोग बैठ सकते हैं, ई बस चलाएंगे 7,000। ये टारगेट है सर। प्लस 5 लाख, तो 7,000 तो बस हो गई सर, 7,000 बसेस, 5 लाख 3 व्हीलर, जी हां बोलते हैं शॉर्ट में E3V, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, 3 पहिया गाड़ी। तो हम इसको बात कर रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रिक 3 पहिया गाड़ी कितनी? 5 लाख, इसको सपोर्ट करेंगे सर। 55,000 कारें E4W, माफ कीजिए दोस्तों, E4W यानी कि इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर की बात कर रहे हैं हम लोग। यानी यहां पर 55,000 कारें, अब इसमें लिख दिया गया इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल इंक्लूडिंग हाइब्रिड, दोनों हो सकती हैं। और 10 लाख 2 व्हीलर, जी हां ये नई बात आ गई यहां पर, 10 लाख 2 व्हीलर। अब एक छोटा सा आपको याद रखना है, कभी ऐसा शब्द मिल जाए ना एग्जाम में, इससे क्या संकेत आता है या इससे क्या संकेत आता है, तो पहचान लीजिएगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर, या फिर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, या इलेक्ट्रिक बस। तो क्लियर, बस ही अपने में क्लियर हो जाएगा। लेकिन बाकी सरकार के, क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देख रहे हैं आप, ये स्क्रीन पर ऑफिशियल आप देख रहे हैं यहां मेरे साथ, ठीक है। ओके, आप सुन लीजिए दोस्तों यहां पर, तो ये काम करेंगे हम लोग। यानी हम इतनी गाड़ियों को चलाने के लिए 7,000 बस, 5 लाख 3 व्हीलर, 55,000 4 व्हीलर, 10 लाख 2 व्हीलर को सपोर्ट करेंगे, सब्सिडी देंगे हम लोग यहां पर, इनकी मांग को बढ़ाएंगे। और क्या करेंगे सर? इसके अलावा दोस्तों और क्या लिखा है यहां पर? इन एडिशन क्रिएशन ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हां, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फेम 2 चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करता है, यानी कि चार्जिंग करने की अवसंरचना को बेहतर किया जाएगा। अंडरलाइन करेंगे छोटा सा आप लोग इसको मेरे साथ, ठीक है सर, कोई समस्या नहीं है यहां पर। चलिए, इसका तो उसका लिखा नहीं है इसमें, लेकिन एक चीज और कर रही है सरकार, वो है यहां पर स्किल। जी हां, 1 लाख स्किलफुल वर्कर तैयार किए जाएंगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंजीनियरिंग में महारत हासिल रखते हों, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना चाहते हों। क्लियर दोस्तों यहां पर बातें मेरी? अगर क्लियर है तो ए ऑप्शन है आपका। क्लियर है दोस्तों, बताइए मुझे फटाफट, आप लोग स्पष्ट हैं यहां तक? ठीक है दोस्तों, बारी बात हमारी यहां। चलिए, तो ये है फेम 2 दोस्तों, 19 में चालू हुआ है, 3 साल का नहीं 22 तक चलेगा। तो राइट नाउ आपके लिए इस साल भी काम का है फेम 2, अगले साल भी काम का, और काम का रहेगा 2 साल और उसके बाद। तो फेम 2 समझ लीजिए, चर्चा रहेगी। अब तो फेम 1 क्या है, फेम 2 क्या है, नेशनल मिशन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन क्या है, ये आपको हो तो क्लियर हो गई बातें, सबका ये आ गया, मतलब मान के चलता हूं सबको समझ में आ चुका है दोस्तों। चलिए, अब आइए पीछे जो हमारा ग्राफ रखा हुआ था वहीं पर लौट के आते हैं आपके साथ। यानी हमने दोस्तों बात करी फेम पॉलिसी पर, इसी में दोस्तों मैंने बात कर दी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन पर, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, ठीक है ना, इसका नाम ऐसे पढ़ लेते हैं। तो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन की बात भी हो गई आपके साथ। कब लॉन्च हुआ था? 2011 में, जिसके तहत क्या लाया गया, फेम को 2013 में लाया गया। पहला फेज चला 15 से 19, अब दूसरा फेज लाया गया है फेम 2 19 से 22 के लिए। पहले फोकस था 4 व्हीलर पर,
इस बार 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और इलेक्ट्रिक बस और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी। तो दोनों में अंतर क्लियर हो गया आपको, 1 और 2 में अंतर क्या है। इस बार 10,000 करोड़ रुपए जारी किए सरकार ने फेम 2 इंडिया के लिए। चलिए ठीक है सर, यहां तक हमारी बातें हो गई, दोनों मिशन हमारे स्पष्ट हो गए। मंत्रालय याद रखिए, पीटी में काम आ सकता है। फिर दिखा दूं एक बार, कंफ्यूजन ना रहे आपको इस प्रकार से कोई भी। तो मंत्रालय कौन सा याद करना है दोस्तों आपके लिए, हमारे पास एक भारी उद्योग मंत्रालय है, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग मंत्रालय है सर, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। याद रखिए ये डिपार्टमेंट कहां सुनते हैं मालूम, इकोनॉमी की किताब पढ़ेंगे ना आप तो मिलेगा आपको महारत्न, नवरत्न जो श्रेणियां आती है ना, वो कौन जारी करता है, कौन कौन से सरकारी कंपनियां महारत्न है, नवरत्न है, कौन बताता है, यही बताता, तब भी ये नाम आएगा दोस्तों आपके डिपार्टमेंट का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया दोस्तों यहां पर हमारे काम की बात। आप सोच सकते हैं इसके तहत अब देखेंगे हम लोग यहां पर, तो आपको डेटा मिल जाएगा पढ़ने के लिए। लगभग 45,000 गाड़ियां बिक चुकी हैं अब तक, इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियां बिक चुकी हैं हमारे यहां पर, अच्छी बात है। तो फेम 2 के तहत सरकार की मांग 10-15 लाख गाड़ियां बेचने की है, 45,000 गाड़ियां बिक चुकी हैं 2019 से लेकर अब तक, यह सरकार का मानना है दोस्तों यहां पर। ठीक बात है, अच्छी बात है, डेटा आपके सामने है। चलिए चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा आपके साथ दोस्तों, मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा आपको यहां पर, टाइमलाइन की बात भी कर लेते हैं। टाइमलाइन क्या है इसको देख लीजिए बड़े प्यार से। मैं कहता हूं कभी कभी वेबसाइट को थोड़ा जाकर खंगालना चाहिए चीजों को, तो ये वेबसाइट है, खंगाल सकते हैं इसको, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल आज से लेकर अगले 5 साल तक क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कभी भी। तो एक बार नजर मार लीजिए सर, हम देख लेते हैं यहां पर सबसे पहले काम क्या हुआ सर। सबसे पहला काम क्या हुआ, 2011 में आपने मिशन लॉन्च किया सर, ठीक है, ईवी मिशन आ गया सर 2011 में, ठीक है, 2011 में इसको प्लान किया गया, ठीक है सर, कोई समस्या नहीं है। फेम 1 कब से लागू हुआ, 2015 से फेम 1 लागू हुआ सर, 1 अप्रैल 2015 से फेम 1 लागू हुआ। फेम 2 कब लागू हुआ सर, 2019 से फेम 2 लागू हुआ। 2020 में क्या आ गया ये थोड़ा पढ़ेंगे अभी आपके साथ, एनईएमपी, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान योजना, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी योजना आ गई। इस नाम से मिशन था पीछे, इसी नाम से मिशन था हमारा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, ठीक है, 20 तक का मिशन था दोस्तों, ये 2020 तक का मिशन था, 20 आ गया। अब क्या किया जाए, इसके आगे क्या होगा, तो कार्य योजना है। कार्य योजना का नाम क्या है सर, नेशनल मिशन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान। तो आज के हम डेट में क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद अपना टॉपिक एनईएमपी, ठीक है सर। तो 22 में खत्म हो जाएगा, मालूम है क्या आपका, 22 में खत्म हो जाएगा आपका फेम 2 खत्म हो जाएगा, फिर कुछ और सोचेंगे उसके बाद, बियॉन्ड बाद में बात करेंगे उस पर। अभी जो प्लान है 2022 तक का है। तो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान भी चल रहा है अभी हमारे यहां पर, क्योंकि मिशन चालू हुआ था 11 में, अप्रूव हुआ 13 में आकर और लागू हो गया वो, उसके बाद खत्म हो गया 20 में आकर। तो मिशन था, समय सीमा होती है, 20 में आके वो खत्म हो गया। 20 में क्या लॉन्च कर दिया हम लोगों ने, एनईएमपी, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान सर, ठीक है, यहां पर मुश्किल नहीं होगी सर। चलिए टाइमलाइन देख लिया आपने फटाफट, यहां पर काम का रहेगा ये शब्द काम का रहने वाला है। चलिए थोड़ा सा और आते हैं दोस्तों आपके साथ आइए, ठीक है सर, ये तो हो गया फेम 2 की बात हो गई आपके साथ। स्कीम की बात करें, बहुत काम का नहीं है, प्रेस रिलीज हमारे काम का नहीं है सर। ठीक है, अब सुन लीजिए कुछ काम की बात दोस्तों यहां पर मेरे साथ आप, अब एक टॉपिक में चर्चा कर दूं आपके साथ, काम का है ये। ओके ओके, अगला जो दोस्तों बात करनी है आपके साथ, हमें बात करनी है कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आवश्यक है चार्जिंग स्टेशन। तो भारत सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले ही चार्जिंग स्टेशन को लेकर गाइडलाइन जारी की है। अगली हेडिंग बनाएंगे चार्जिंग स्टेशन की गाइडलाइन, फिर आता हूं प्लान के ऊपर में दोस्तों आपके साथ। पहली हेडिंग बनाएंगे आप मेरे साथ, चार्जिंग स्टेशन की गाइडलाइन, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जारी की है दोस्तों हमारे यहां पर ये,
ओके, सुन लीजिए आराम से। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने सर, देश के ऊर्जा मंत्रालय ने आज से लगभग 1.5 साल पहले 1 अक्टूबर 2019 को जारी की थी क्या? सुन लीजिए, नाम क्या है इनका? इसे हम कहते हैं दोस्तों चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, तो सरकार ने जारी किया था क्या? चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने की गाइडलाइंस क्या होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, उसकी यहां चर्चा की है सरकार ने। आइए दोस्तों थोड़ा ब्रीफ कर दूं मैं इसके बारे में आपको यहां पर। ठीक है, अब आराम सुनिएगा, काम की बातें हैं दोस्तों इसके अंदर। की पॉइंट बताऊं, की पॉइंट क्या क्या है दोस्तों आपके लिए? की पॉइंट सुन लीजिए यहां पर क्या क्या हमारे पास है। चार्जिंग स्टेशन की बात कर रहे हैं। चलिए, वो कैसे काम हो जाएगा? एक्चुअली मैं अपना आज मैं चश्मा भूल गया हूं दोस्तों घर पे, मुश्किल हो रही है ढूंढने में थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, प्रयास करते हैं आपके साथ। चलिए इससे काम चला लेते हैं अपना। आइए मैं बात कर लूं इसके साथ, आप कह रहे क्या है ये चीजें। सरकार ने क्या किया दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, चार्जिंग स्टेशन की बात कर रहे हैं। क्या क्या कहा है आपके संग सुन लेते हैं फटाफट। 3-4 पॉइंट आएंगे, बहुत काम के हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, ठीक है? तो नोट डाउन करेंगे चीजें आपके साथ, क्या क्या है यहाँ पर। सबको समझ में आ रहा है यहां तक? बहुत अच्छी बात दोस्तों। आइए बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल में चार्जिंग स्टेशन गाइडलाइन क्या है दोस्तों। पहला पॉइंट, पहली बात, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? जैसे पेट्रोल पंप होता है, ऐसी मैं चाहता हूं चार्जिंग स्टेशन बनाऊं, तो कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी व्यक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ पावर नहीं, अपने डिस्कॉम जो अपनी विद्युत वितरण कंपनी है, आपका जैसे हमारे यहाँ रिलायंस की बिजली आती है, किसी का टाटा की बिजली आती है, कोई किसी को सप्लाई उसका राज्य विद्युत निगम करता है, तो वो कंपनी सीधे मांग करेगा कि भैया मुझे चार्जिंग पॉइंट लगवाने गाड़ियों के अपने यहां पर। तो इंडिविजुअल चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए अपनी डिस्कॉम को, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, अपनी वितरण कंपनियों को सीधे अप्लाई कर सकता है। यानी पहला पॉइंट दोस्तों आपके साथ क्या है? एन इंडिविजुअल कैन अप्लाई टू डिस्कॉम फॉर पावर कनेक्टिविटी। जी हां, यानी आशीर्वाद जी को अपने घर या अपनी पार्किंग में लगवाना है चार्जिंग पॉइंट, तो हम बात करूं सीधे अपने डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम या अपनी हिंदी में कहा जाए विद्युत वितरण कंपनियां, जो आपके घर तो बिजली लेकर आती हैं, उनकी बात हो रही है। सीधा बोलूंगा जो मीटर आपको बिजली का बिल भेजती है जो कंपनी, उसको बोलूंगा सीधा मैं, भैया मुझे लगवाना है मीटर, मैं चाहता हूं चार्जिंग पॉइंट, वो लगा के जाएंगे। यानी कोई भी लगवा सकता है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, स्टेट रेगुलेटर टू फिक्स टैरिफ डिस्कॉम कैन टेक फ्रॉम चार्जिंग स्टेशन। राज्य का जो नियामक होता है, राज्य में, हर राज्य में नियामक होता है दोस्तों, जो बिजली के दाम तय करता है। राज्य का नियामक तय करेगा कि डिस्कॉम वाले कितना चार्ज कर सकते हैं। मैं जो चार्जिंग पॉइंट लगाया अपने घर में या अपनी ऑफिस में या पार्किंग में अपनी, वो कितना चार्ज करेंगे बिजली का बिल मुझसे, वो ये कौन तय करेगा? राज्य का नियामक तय करेगा। सेकंड पॉइंट, राज्य का विद्युत नियामक विद्युत के दाम तय करेगा जो डिस्कॉम द्वारा लिया जाएगा चार्जिंग स्टेशन से। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट सर, तीसरा पॉइंट, जो महानगर होंगे, जो शहर होंगे, उन शहरों में दोस्तों ग्रिड तैयार की जाएगी। ग्रिड तैयार मतलब ऐसे ग्रिड बनाई जाएगी शहरों के अंदर, ग्रिड तैयार की जाएगी 3 बाय 3 किलोमीटर की, 3 किलोमीटर लंबाई, 3 किलोमीटर चौड़ाई। इतने इलाके में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन होना जरूरी होगा। जैसे पेट्रोल पंप होते हैं जगह जगह, ऐसे में सरकार हर 3-3 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में मदद करेगी। तो कम से कम एक तो स्थापित होगा ही होगा यहां पर, तो एक यहां, इस प्रकार से ग्रिड बन जाएगी पूरी हमारे पास। तो गवर्नमेंट एम्स टू हैव पब्लिक चार्जिंग स्टेशन एट एवरी 3 किलोमीटर। तो लगभग हर 3 किलोमीटर के दायरे में ग्रिड का बनाते हैं, यहां पर ग्रिड बनाई जाएगी, 3 बाय 3 ग्रिड बनाई जाएगी दोस्तों यहां पर, जिसमें कम से कम एक पब्लिक पॉइंट हो, एक स्टेशन हो चार्जिंग का बड़ा, जिसमें गाड़ियां चार्ज हो सकें। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 सर, पॉइंट नंबर 4 सो सुन लीजिए। हाईवे जो होंगे सर, हाईवेज जो होंगे, बता दूं ये लिखा नहीं है इसमें, समझाया था मैं आपको। हाईवेज जो होंगे वहां पर, हाईवेज पर 25 किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग स्टेशन होना जरूरी है।
हर 25 किलोमीटर की दूरी पर हाईवे के दोनों ओर चार्जिंग स्टेशन होना जरूरी है। ये गाइडलाइन आई है दोस्तों। हाईवे पर आप शहर से दूर जा रहे हैं, हर 25 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन जहां गाड़ियां चार्ज की जा सके। ठीक है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर चार्ज किया सके। वहीं जो भारी वाहन होंगे, बस होगी, ट्रक होगा या ऐसा कोई भारी वाहन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर चलते होंगे, उनके लिए हर 100 किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जाएंगे। हर 100 किलोमीटर दूरी पे कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन जरूर होगा। तो शहर के अंदर 3x3 ग्रिड में, शहर के बाहर जाओगे हाईवे पर 25 किलोमीटर पर, और शहर के बाहर बसों या ट्रकों के लिए हर 100 किलोमीटर की दूरी पर एक पावरफुल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। बिजली का दाम हो गया, शहर के अंदर, शहर के बाहर बात कर लिया आपने। कौन तैयार करेगा? इंडिविजुअल लगा सकता है अपने यहां पर सर। अच्छा, बिजली का दाम होगा कितना? लेकिन राज्य का नियामक तय करेगा, सीधी बात है, राज्य का स्टेट रेगुलेटर तय करेगा, ये अच्छी बात है, लेकिन कितना होगा दाम? अब सोचिए, एग्जांपल दूंगा छोटा सा मैं आपको। दिल्ली में सर, दिल्ली में हम लोग रहते हैं, दिल्ली में अगर मैं अपने यहां घर की बात करूं, डोमेस्टिक की बात करूं, घर की बात करूं, तो मान लेते हैं, चलिए घर में जो बिजली आ रही है हमारे यहां, उसका दाम 5 रुपए पर यूनिट है। मान लेते हैं, चलिए हम लोग 5 रुपए पर यूनिट है। ठीक है सर, दिल्ली में जो घर में बिजली आ रही है। उसके बाद जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, जो भी वाणिज्यिक क्षेत्र हैं, जो मुझे कहना चाहिए एक प्रकार से कमर्शियल स्टेशन हैं, वहां बिजली का दाम है 9 रुपए पर यूनिट। मान लीजिए 9 रुपए पर यूनिट बिजली का दाम है सर वहां पर। ठीक है, तो ये अब मैं ऑफिस में लगा रहा हूं चार्जिंग पॉइंट, तो इतना बिजली देना पड़ेगा मुझे, घर में लगाओ इतना देना पड़ेगा? नहीं, यहां पर यह तय किया गया है कि आप घर में लगाएं चार्जिंग पॉइंट, या अपने ऑफिस में लगाएं चार्जिंग पॉइंट, या किसी न्यूट्रल जगह पे लगाएं चार्जिंग पॉइंट, या चार्जिंग स्टेशन बनाया जाए। डिस्कॉम को जितनी बिजली की लागत आ रही है, डिस्कॉम जो है, जो बिजली खरीदता है, उसकी जो लागत है बिजली की, उस लागत से केवल 15% ही ज्यादा वो ले सकता है। उस लागत से केवल वो 15% ही ज्यादा ले सकता है। ये कहा गया है हमारे इस गाइडलाइन के अंदर दोस्तों। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये दोस्तों, यहां पर कि डिस्कॉम की जो भी लागत है, मान लो 4 रुपए में खरीदता है, पीछे से 4 में खरीद रहा है, तो उसकी लागत कितनी लेगा? ये 15% और जोड़ देगा इसके अंदर। यानी ऐसा नहीं कि ये देखोगे या ये मत देखो, कुछ मत देखो, ये आप जितने बिजली खरीद रहे हैं ना पीछे से, 15% जोड़ दीजिए, इतना आप चार्ज कर सकते हैं। किससे? विद्युत चार्ज करने वाले से, अपनी गाड़ी को चार्ज करने वाले से। क्या मेरी बातें समझ आ रही है दोस्तों आपको? यहां तक आ रही हैं या नहीं? यस और नो, या फिर ABC ऑप्शन आपके पास है, ए या बी? उम्मीद करता हूं सबका आंसर ए होना चाहिए। यहां तक हमको सब कुछ ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे फटाफट आपके साथ। सब कुछ अगर ठीक है तो हम आगे बढ़ेंगे आपके साथ दोस्तों। ठीक है, चलिए, सब कुछ ठीक है सर हमारे बीच यहां पर? जी हाँ, सब कुछ ठीक है। जी हाँ, सब कुछ ठीक है। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब पूरी बात सुन लीजिए, खत्म करते हैं इस टॉपिक को हम लोग। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग गाइडलाइन बकायदा आ चुकी है आपके साथ। तो हमारा एक टॉपिक और था पीछे जो बात कर रहे थे आपके साथ हम लोग, गाइडलाइन फॉर चार्जिंग स्टेशंस। तो ये 4-5 पॉइंट याद करिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जारी किया है, ऊर्जा मंत्रालय ने जारी किया है, 2019 में जारी किया है। ठीक ना? तो चार्जिंग गाइडलाइन आ गई आपके पास, यानी ये भी बन गया काम, यहां अच्छा काम हो रहा है। ये दोनों क्लियर हो गया सर। अब छोटी सी बात इनके बारे में कर लेते हैं दोस्तों। देश में लिथियम बैटरी, क्योंकि आपको चार्जिंग चाहिए और चार्जिंग लिथियम की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। चार्जिंग लिथियम चाहिए, लिथियम आयन के बिना काम नहीं होगा। लिथियम आयन क्यों सर? मालूम है आपको दोस्तों? थोड़ा साइंस पढ़ा दूं, थोड़ा एनवायरमेंट का टीचर, साइंस पढ़ा सकता हूं मैं आपको, थोड़ा साइंस बता देता हूं, काम आएगा। लिथियम जानते हैं लिथियम क्या होता है? बचपन से पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम एक आदर्श गैस है, नोबल गैस है। फिर पढ़ते हैं, मालूम है क्या उसके नीचे? लिथियम, है ना? फिर सोडियम, फिर पोटेशियम एंड फर्दर ऑन। पहले वर्ग के आवर्त श्रेणी के पहले वर्ग की चीजें हैं सर ये। लिथियम में क्या होता है सर? लिथियम क्या होता है फॉर्मूला सर? 3 होते हैं इसके अंदर प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन तो बचपन सुनते आ रहे हैं इसके हम लोग। तो इसके अंदर सर केंद्र में 3 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे ऑफकोर्स। तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर इसके आसपास, 2s, और एक होता है बाहरी ऑर्बिट में, p ऑर्बिट में। 9th क्लास के एनसीईआरटी बेसिक काम है, सारणी पड़ेगा, वैसे मिल जाएगा पढ़ने को। बचपन में दीवार पर लाकर रखते थे हम लोग अपने यहाँ पर कि याद हो जाए, आवर्त सारणी छप जाए दिमाग के अंदर, काम आती थी। पीरियोडिक टेबल अपनी
तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आवारा तत्व है जो बाहर की ऑर्बिट में है। जैसे ही थोड़ा सा आप इसको एनर्जी देते हैं ना, इलेक्ट्रिक को, लिथियम को, ये आयन जो बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, एक्साइटेड होता है और ये तुरंत निकल जाता है ऑर्बिट छोड़कर। जी हां, लिथियम की एक अच्छी बात होती है, थोड़ा भी एनर्जी देने पर इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल लेता है और ये बन जाता है लिथियम आयन यानी लिथियम प्लस। ये बन गया लिथियम प्लस। बेसिक आइडियोलॉजी पढ़ा होगा अपने 9th क्लास के एनसीईआरटी में भी, और एक जनरल अप्रोच है साइंस की। ये बहुत बेसिक साइंस बता रहा हूं दोस्तों, ऐसा कोई बहुत हैवी साइंस है, बहुत बेसिक साइंस है ये। जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉन को या किसी परमाणु को ऊर्जा देते हैं तो उसके बाहरी ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कक्षा छोड़ के बाहर जाने लगते हैं। तो बाहर निकल गए तत्व सर, आवारा इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया ये। तो ये क्या बन गया, लिथियम प्लस यानी लिथियम आयन बन गया और इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। और यही तो काम आता है धारा में। धारा क्या होती है, करंट क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, ये धारा होती है, इलेक्ट्रॉन कितना आप दे सकते हो। जी हां, तो लिथियम आयन जो होता है सर एक अच्छी बैटरी मानी जाती है, क्योंकि लिथियम आयन बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देता है, स्टोर भी कर लेता है। तो ऐसे में सुन लीजिए, वन लाइन समझा दूं मैं आपको। लिथियम आयन बोलते हैं हम, लिथियम आयन है, लेकिन समझने के लिए इसको ऐसे लिखना चाहिए मुझे, कोई बात नहीं। लिथियम आयन बैटरी बनती है दोस्तों हमारे यहां पर, बनती नहीं अलग बात है, लेकिन इसका हम प्रयोग करते हैं लिथियम आयन का बैटरी बनाने के लिए। ऐसी बैटरी जो मोबाइल में यूज करते हैं आप लोग, सबके मोबाइल में यही बैटरी होगी आमतौर पर। ऐसी बैटरी बनाने में जो गाड़ियों में यूज होती है, ऐसी बैटरी बनाने में जो सोलर पैनल से चार्ज हो जाती है, यानी कहीं ना कहीं लिथियम बहुत जरूरी है आपके बैटरीज के लिए। ठीक है सर, तो भारत में लिथियम होता है? 2 दिन पहले तक नहीं होता था, जब हमने क्लास चालू की थी तब नहीं होता था, अब होता है। कैसे सर? दोस्तों 2 दिन पहले खबर आई हमारे पास कर्नाटक के मांड्या जिले से। वहां हमको पहली बार भारत में लिथियम का एक भंडार मिला है। बहुत बड़ा भंडार नहीं है, बहुत छोटा सा भंडार है, लेकिन काम का है, क्योंकि पहली बार लिथियम मिल गया। 1600 टन लिथियम वहां पर है। तो 1600 टन कुछ भी नहीं है जब कंपेयर करें, मिलियंस ऑफ टन है चाइना या अर्जेंटीना, बोलीविया के पास, हमारे पास 1600 टन, लेकिन ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते नहीं है, हम लोग भी हैं आप कहीं लिस्ट में। तो लिथियम की खोज हमारे देश में हो गई है, अच्छी बात है सर। लेकिन भारत क्या कर रहा है सर, दुनिया भर से लिथियम लाना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी आपको देश में तैयार करनी पड़ेगी। अगर आप बैटरी पर टिके रहे, चाइनीज बैटरी पर या बाहर की बैटरी पर टिके रहे लिथियम के लिए, तो आप वही बात हो जाएगी जैसे आप पेट्रोल डीजल के टिके देने के देशों पर। गाड़ियां तो बना रहे हैं हम लोग, पेट्रोल डीजल बाहर से लेकर आ रहे हैं। ऐसे ये हो जाए, गाड़ी तो हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी बाहर से लेकर आएंगे, तो आयात निर्भरता कम नहीं होगी। बनना है आत्मनिर्भर, तो जब बनना है आत्मनिर्भर तो क्या करो, लिथियम को देश में पैदा करो, देश में निकालो। नहीं निकाल सकते तो बाहर से लिथियम लेकर आओ और बैटरी देश में बनाओ। तो हमने क्या किया सर, ध्यान सुनिएगा दोस्तों। देश में लिथियम को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, शॉर्ट में सुना रहा हूं दोस्तों। ये टॉपिक बहुत काम आएगा, कहां कहां मालूम है, जब पढ़ाऊंगा आपको सोलर ऊर्जा ना, तब भी काम आएगा दोस्तों। ये आप पढ़ेंगे मोबाइल टेक्नोलॉजी अपने साइंस की क्लास में, तब भी काम आएगा ये, क्योंकि भविष्य किसका है, बैटरी का है दोस्तों। भविष्य बैटरी का है, बैटरी में लिथियम जरूरी है। लिथियम हमारे देश में नहीं है, लिथियम को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, एक अलग से टॉपिक है पूरा का पूरा, मैं इसको कवर कर रहा हूं आपके साथ। पहला काम क्या करेंगे हम लोग, आवश्यकता लिथियम की है, तो आयात जो हो रहा है बाहर से, उस पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी। जी हां, 0% आयात शुल्क या प्रशुल्क 0%। इससे क्या होगा सर, सस्ती बैटरी आ पाएगी। अभी तो नहीं है हमारे पास कुछ भी, तो लिथियम इंपोर्ट करो भैया, कहीं से भी लेकर आओ, चाइना से लाओ, अर्जेंटीना से लाओ, बोलीविया से लाओ, ऑस्ट्रेलिया से लाओ, चिली से लाओ, कहीं से भी लाओ, लेकर आओ। तो यहां पर आयात ड्यूटी 0% कर रखी है, शुल्क नहीं लेते हम लोग। लिथियम पे और क्या कर रखा है सर हमने, देश में लिथियम को बढ़ावा देने के लिए जिन देशों के पास लिथियम है उनके साथ बातचीत की जा रही है, बाइलैटरल समझौते हो रहे हैं, द्विपक्षीय समझौते हो रहे हैं दोस्तों। जैसे कि हम बोलते हैं, आपको याद होगा एबीसी शब्द सुना होगा, कभी आपने बात की भी, हम लिथियम की बात की हो। एबीसी देश कौन है सर, एबीसी देश, इसे कहते हैं दोस्तों दुनिया का लिथियम ट्राइंगल। लिथियम ट्राइंगल ये कहां पर है, दक्षिण अमेरिका में सर। ए फॉर अर्जेंटीना, बी फॉर बोलीविया, सी फॉर चिली। जी हां दोस्तों, 3 देश याद रखिएगा, इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं लिथियम ट्राइंगल। ट्राइंगल मतलब त्रिकोण ना, लिथियम ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, इनके साथ भारत टाई अप कर रहा है। अभी 15 दिन पहले ही 1 जनवरी के आसपास हमने अर्जेंटीना से बात की और वहां से सहमति बनी है कि हमारी कंपनी माइनिंग करेगी और लिथियम लेकर देश में आएगी। बोलीविया से बात चल रही है, चिली से बात चल रही है, उम्मीद करते हैं सफल होगी बातचीत। तो एबीसी कंट्रीज, इसे कहते हैं लिथियम ट्रायंगल, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली से बातचीत हो रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया में
समझौता हो चुका है सर लिथियम को लेकर, यह डील साइन हो चुकी है और ऑस्ट्रेलिया भारत को लिथियम सप्लाई करेगा। हालांकि दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का रिजर्व, सबसे बड़ा लिथियम का भंडार है चाइना के पास, उससे हम लोग मंगाते हैं, अभी हम बैटरी खरीदते हैं उससे अलग बात है, उससे हमारी ऐसी कोई डील नहीं है, हम सामान मंगाते हैं उससे। याद रखिएगा, दुनिया का लार्जेस्ट लिथियम स्टॉक किसके पास है? चाइना के पास है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं सर, आगे बढ़ते हैं। और क्या कर रहे हैं दोस्तों हम लोग, एक बात और समझिएगा, लिथियम जो होता है ना सर, लिथियम अपने आप में अयस्क निकला जमीन से, वो यूज का नहीं होता, उसको साफ करना पड़ता है, उसको रिफाइन करना पड़ता है, अशुद्धियां बहुत चिपकी होती हैं उसके अंदर सर, तो अशुद्धियों को हटाना पड़ता है, ये काम होता है रिफाइनरी में। तो देश की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की जा रही है, ये थोड़ा काम की तकनीक है, याद रखिएगा। अब वो कहां होगी, आनंद में होगी या साणंद में होगी, वो बाद में फाइनल होगा, अभी फाइनल नहीं हुआ, दहेज में होगी, आनंद में, वो तय नहीं हुआ है, लेकिन गुजरात राज्य में देश की पहली लिथियम रिफाइनरी तैयार की जाएगी। रिफाइनरी का मतलब क्या है सर? जहां लिथियम अयस्क कन्वर्ट किया जाएगा बैटरी लाइक मटेरियल में, अयस्क लेकर आएंगे, साफ करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे और कन्वर्ट करेंगे लिथियम लायक बैटरी लाइक मटेरियल में उसको सर। ठीक है, यहां तक बात स्पष्ट होती है। और क्या करना है सर लिथियम का, और क्या कर रहे हैं हम लोग, बताया मैंने आपको, डोमेस्टिक उत्पादन बढ़ा रहे हैं। कर्नाटक के मांड्या जिले में पहली बार खदान हमको मिली है, लिथियम स्टॉक मिला है आग्नेय चट्टानों में सर वहां पर। तो कर्नाटक के मांड्या में, मांड्या जिला कर्नाटक का, यहां मिला है आपको, आग्नेय चट्टानों में मिला है, आग्नेय चट्टानों में मिला है, लिथियम का स्टॉक मिला है, देश में पहली बार ऐसा हुआ लिथियम मिला है हमको, ये हो गया सर। इसके अलावा दोस्तों लिथियम का उत्पादन बढ़ाने के लिए या बैटरी उत्पादन बढ़ाने, बैटरी तकनीक की बात करें थोड़ा आपके साथ, तो इसरो ने लिथियम बैटरी तकनीक इजाद कर ली है, अपने वो लगाता है, सैटेलाइट पर लगाता है, लिथियम बैटरी लगाता है, वो तो इजाद कर ली है, लेकिन कंपनियों के पास नहीं थी। तो इसरो ने इस तकनीक को बनाया, लिथियम बैटरी को बनाया और हैंडओवर कर दिया हमारी निजी कंपनियों को, सरकारी कंपनियों को, ये ले जाओ तकनीक, लिथियम लाओ, बनाओ बैटरी आराम से। यानी हमने क्या किया, हमारे देश की सरकारी कंपनी इसरो ने लिथियम बैटरी तकनीक बनाकर हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे इंडस्ट्री को दे दी है, जिससे लिथियम का उत्पादन देश में, लिथियम बैटरी का उत्पादन देश में बढ़ाया जा सके। तो आइए दोस्तों उसको भी जोड़ लीजिए, इसरो ट्रांसफर कर रहा है टेक्नोलॉजी, इसरो ने सर ट्रांसफर कर दी है तकनीक, किसे ट्रांसफर कर दी है तकनीक? देश की निजी कंपनियों को और सरकारी कंपनियों को, लाइक भेल को, माफ कीजिए नोट कर रहा हूं, भेल, हाँ भेल और बीएल दोनों को, भारत हैवी इलेक्ट्रिक हमारी जो कंपनी है भेल सर, उसे ट्रांसफर कर दी है तकनीक, जिससे वो लिथियम बैटरी बना सके, और निजी कंपनियों को भी दे रहा है इसरो, भैया फॉर्मूला रखा है ले जाओ यहां से। यानी इसरो ने तकनीक बनाकर ट्रांसफर कर दी है देश की सरकारी कंपनियों को और देश की निजी कंपनियों को, जिससे लिथियम की तकनीक की समस्या ना रहे, बैटरी की समस्या ना रहे। और क्या किया है सर, 360 देख लीजिए एक बार और दोस्तों, और क्या किया हम लोगों ने यहां पर, इसके अलावा दोस्तों एक काम और किया हम लोगों ने यहां पर, और वो है स्थापना की एक नई कंपनी KBIL की, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। जी हां, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ खनन, जो खनन मंत्रालय है दोस्तों, उसके तहत एक नई कंपनी तैयार की गई है, ये खनन मंत्रालय के तहत नई कंपनी तैयार की गई है, नाम है K फॉर खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी क्या करेगी सर, ये कंपनी विदेशों में जाएगी, जहां जहां कोबाल्ट की खदानें हैं या जहां लिथियम की खदानें हैं, उन देशों में जाएगी, उनके साथ टाई अप करेगी और वहां की एसेट्स को टेक ओवर करेगी। जैसे हमारी कंपनी OVL करती है तेल और गैस के लिए, ONGC विदेश लिमिटेड करती है जैसे तेल और गैस के लिए, वैसे ही काम करेगी KBIL। आज तक मैंने इसका पोर्टल खोल के देखा नहीं है, चलिए देखते हैं आपके साथ KBIL के बारे में, अगर मुझे मिलता है कुछ इसके पोर्टल में, कुछ है हमारे पास, है भी क्या नहीं पोर्टल इसका, बहुत बढ़िया। ओके, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड कंपनी का पोर्टल ही नहीं है कोई, बहुत बढ़िया, तभी देखा नहीं आज तक मैंने, पोर्टल है ही नहीं कंपनी का। चलिए कोई बात नहीं, PIB खोल देते हैं, PIB में कुछ पढ़ने को मिल जाएगा, आइए जरा। ठीक है, तो कंपनी बनाई गई दोस्तों, मालूम कब ये बनाई गई थी? 1 अगस्त 2019 को ये कंपनी बनी थी, 1 अगस्त 2019 को दोस्तों बनाई गई थी। KBIL कंपनी हमारे यहाँ पर, KBIL
खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड बनाई गई है सर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के तहत। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है सर, बताया मैंने आपको उद्देश्य इसका। सुनिएगा आराम से, बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन पढ़ रहा हूँ, वेबसाइट नहीं है इसकी तो पढ़ेंगे कैसे आप लोग, इसलिए पढ़ के सुना रहा हूँ मैं आपको। मैं एक बड़ी बात है, कंपनी वेबसाइट ही नहीं है अपने आप में, चलिए कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेंगे। केबीआईएल काम क्या होगा, पढ़ के सुनाता हूँ दोस्तों, काम क्या करे केबीआईएल। काबिल या के काबिल, माफ कीजिए काबिल बोला जा रहा है, केबीआईएल बोल रहा हूँ, काबिल बोल रहे हैं इसको। तो खनिज का नाम है, यहां पर निकाल लिया KBIL, तो काबिल हो गया ये खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, एक ही बात है मतलब। तो KBIL पढ़ रहा था बहुत देर से मैं, इसका नाम काबिल है। खनिज KA मतलब खनिज, एक ही बात है। खनिज काबिल बनो, अच्छा काबिल बनवा टाइप है काबिल। तो काबिल क्या करेगा सर, कैरी आउट आइडेंटिफिकेशन, पहली काम करेगा पहचान करेगा कहां पर खदानें हैं, आइडेंटिफाई करेगा। एक्विजिशन, अधिग्रहण करेगा उन खदानों का, पहचान करेगा अधिग्रहण करेगा। एक्सप्लोरेशन, उनका उत्खनन करेगा, उनमें खोज करेगा। डेवलपमेंट, उनका विकास करेगा। माइनिंग करेगा, खनन करेगा, प्रसंस्करण करेगा, किसका, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स का, रणनीतिक खनिजों का। और पर्टिकुलर कौन सी खनिज, जो कौन से मिनरल्स हैं, लिथियम और कोबाल्ट। जी हां, लिथियम और कोबाल्ट का नाम क्या क्या हो गया सर, पहचान करो, आइडेंटिफाई करो, एक्विजिशन करो, उसका अधिग्रहण करो, उत्खनन करो, माइनिंग करो, प्रोसेस करो और यूज करो, अल्टीमेटली इसको यूज करना है। तो केबीआईएल सर काम करेगा यहां पर, कहां कहां करना है सर इसको काम, ऑस्ट्रेलिया में जाके काम करेगा, अफ्रीका में जाके काम करेगा, साउथ अमेरिका में जाके काम करेगा, तो इन महाद्वीपों में जाके काम करने वाला है। ठीक है सर, कोई समस्या नहीं है। मंत्रालय कौन सा है, मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, यानी कि खनिज मंत्रालय इसके लिए सब कुछ देख करेगा सर। ठीक है, और यहीं पे लिखा भी गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी जो हमारी है इसको बढ़ाने के लिए आवश्यकता है कि हमको लिथियम की आवश्यकता है। ठीक है सर, अच्छा एक चीज और सुन लीजिए जो काम आ सकती है, तब लिख लिया होगा आपने। तो काबिल क्या करने वाला है सर, पहचान करेगा, अधिग्रहण करेगा, उत्खनन करेगा, विकास करेगा, खनन करेगा, प्रसंस्करण करेगा, कोबाल्ट और लिथियम माइंस का, विदेशों में जो माइंस हैं वह उनकी पहचान करेगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब सुनिए काम की बात, काम की बात यह है, यहां पर पूछा नहीं है क्वेश्चन, काबिल पे बन सकता है। 2 मिनट सुन लीजिए, काबिल की चर्चा हो रही है तो, क्योंकि काबिल का अपना खुद का कोई पोर्टल नहीं है, मैं देख रहा था खुद का इनका कोई पोर्टल नहीं है, खनिज का मिल जाता पोर्टल तो अच्छा रहता शायद, खुद का पोर्टल है नहीं इनके पास। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं है कोई पोर्टल नहीं। चलिए काम बता दूं, यहां पर काम की बात है दोस्तों, ये है कि काबिल काम कर रहा है मंत्रालय के अधीन, ठीक है, लेकिन क्या नहीं है, कुछ खाली पड़ा है अबाउट अस पेज इसका, बहुत बढ़िया, ऐसी में कुछ उम्मीद कर रहा था। सरकारी वेबसाइट है, जो हो जाए कम है। अच्छा सुन लीजिए, ये खनिज जो है ना काबिल सर, ये काबिल जो कंपनी है सर, ये 3 कंपनियों गठजोड़ है, 3 कंपनी ने पैसा लगाया इसको बनाने में सर। कौन कौन सी कंपनियां दोस्तों, शॉर्ट पे लिखवा रहा हूं, लिख लीजिए कहीं भी। 3 कंपनियां कौन कौन सी हैं आपके स्क्रीन पर देखेंगे, छोटा सा हम लोग अंडरलाइन कर रहा हूं। नाल्को, SCL, MECL, रेशियो 40-30-30 का। ये तीनों कंपनियां ना सर, ये एक ही मंत्रालय में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में। तीनों कंपनियां आती है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में, इन तीनों ने पैसा लगा के बनाया है इस कंपनी को, जिसका नाम है काबिल। तो नाल्को है, SCL है और MECL है। तीनों किस कंपनी है, खनन मंत्रालय कंपनियां है सर। ये पैसा लगा है 40-30-30% का। अब इन तीनों के नाम थोड़ा सर्च कर लीजिएगा नेट पे, वैसे मिल जाएंगे, वैसे चाहेंगे तो मैं दिखवा दूंगा आपको। यहां पर तीनों के नाम लिखे होंगे ऊपर। नाल्को हमारा नेशनल एल्यूमिनियम की बात करें तो उसके नाम लिखे हैं दोस्तों यहां पर, एक बार देख लीजिए। नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम निगम नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम निगम नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड SCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी SCL, और खनिज उत्खनन कंपनी लिमिटेड यानी MECL, खनिज उत्खनन कंपनी लिमिटेड यानी MECL। तो ये काबिल पे काफी जानकारी हो गई आपके पास। काबिल को बनाया इस काबिल गया है कि लिथियम और कोबाल्ट का उत्खनन कर सके। यहां पर दोस्तों कोई सवाल हो, खत्म करते हैं, मान के चलते हैं कि ईवी पर हमारे पास समझ जानकारी हो गई है, क्या चुनौतियां हैं, क्या अवसर है, क्या सकारात्मक बातें हैं और क्या सरकारी प्रयास हैं काबिल तक बनाने तक, पूरा अपडेट मैंने कर दिया आपके साथ दोस्तों। अभी हाल ही में मांड्या में जो रिजर्व मिले वो भी जोड़ दिया मैंने, मांड्या में जो खनिज मिले हैं आग्नेय चट्टानों के तहत वो भी हमने जोड़ दिया है। तो पूरा तैयार हो गया आपका ईवी का एक लेक्चर। बताइए दोस्तों, यहां तक बात स्पष्ट है हमको? ABC आपके पास विकल्प हैं, A और B विकल्प हैं दोस्तों।
चलिए, मान लेता हूँ सब सही होगा, यहाँ पर कोई समस्या किसी को नहीं आ रही है। अब सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों आप चाहें तो। ओके आनंद, पप्पू जी, ओके आदित्य, दीपक, गौरव, साजिद, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, सो ये हमारा काम हो गया। यहां पर ये खत्म होता है दोस्तों अपना ईवी पर अपना ज्ञान, जो ज्ञान था पूरा आ गया यहां पर बाहर। चलिए अब देखिए कुछ बचा तो नहीं ना, सारा काम हो गया, ट्रांसफर कर दिया, तकनीक वनिक सब आ गया। यहाँ पर काबिल की स्थापना भी कर दी हमने, काबिल, बड़ा अच्छा नाम बनाया, काबिल, KBIL बोलते, काबिल नाम रख दिया इसका। चलिए दोस्तों, तो हमारा काम यहां तक पूरा हो गया इस प्रकार, ठीक है। आइए, रिफाइनरी पढ़ ली, रिफाइनरी बन रही है, हो गया सर। लिथियम आयन बैटरी की बात हो गई सर, काबिल की बात भी हो गई सर, ठीक है। अब क्या बच गया, 3 व्हीकल। सुन लीजिए ऑनलाइन, छोटी सी बात है तो इसमें कुछ भी नहीं करना सर। सरकार ने आदेश जारी किया है जो 3 व्हीलर होंगे 2024 के बाद देश में सभी 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल होना जरूरी है। फिर सुन लीजिए, देश में 2024 के बाद जो भी 3 व्हीलर बिकेगा, 3 पहिया गाड़ी बिकेगी, वो 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी। 2025 के बाद ऐसी गाड़ियां जिनका इंजन 150 सीसी से कम का है, वो सभी 2 व्हीलर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे। 150 सीसी से कम इंजन वाले सभी 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, ये आदेश आ चुका है। तो 2 आदेश जोड़ लीजिएगा, ये टॉपिक भी आपका छोटा तैयार हो जाएगा, ठीक है सर। खनन उत्खनन दोस्तों, ऊपर ही माइनिंग करनी है, गहरा खोदना है, डिपेंड करता है आपको एक्सप्लोर करना है या आपको नीचे खनन करना है, गहराई में जाके खनन करना है या उत्खनन ऊपर ही ऊपर निकालना है आपको, पहाड़ है सामने से खोदना है या गहराई में माइनिंग करनी है, खनन वर्सेस उत्खनन, ठीक है, ठीक है। चलिए, आयात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे ना दोस्त, बहुत सीधी बात है। आप आयात करेंगे तो मूल्य बढ़ जाएगा, तो क्या करोगे, आयात तो करना ही पड़ेगा, नहीं आपके पास तो बाहर से लाना ही पड़ेगा ना दोस्त। तो उसका विकल्प तो है नहीं कि लाना तो पड़ेगी, बैटरी है, भविष्य में बैटरी चलने वाली है, सोलर ऊर्जा हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, कुछ भी आप करेंगे बैटरी आपको चाहिए, और नहीं है तो बाहर से लाना पड़ेगा, तो चिंता की बात है। अब दाम बढ़े या जो कुछ हो, करना ही पड़ेगा सर। चलिए, अच्छा एक चीज मैं जोड़ दूं लास्ट में खत्म होते होते इस टॉपिक के, जिससे इस टॉपिक को हम लोग खत्म कर सकें। ये सारा काम हमारा हो गया 360 में सर। एक टॉपिक मैं जोड़ दूं दोस्तों, उस टॉपिक के लिए मैं आपको दिखाऊंगा एक छोटी सी रिपोर्ट, ठीक है। ये कहां मिलेगी, अपने खजाने में चलते हैं इसको लेकर अपन, नॉट बैक, काम करना पड़ेगा, यहीं पे काम करना पड़ेगा। ओके, सुनिए दोस्तों आराम से, एक रिपोर्ट आई है दोस्तों, ठीक है। रिपोर्ट का नाम देख रहे हैं आप, क्या है, ब्रीथ, ब्रीथ सांस लेना, ब्रीथ इंडिया, ठीक है। अच्छी रिपोर्ट, कलरफुल रिपोर्ट दिख रही है, ठीक है सर। नाम क्या है इसका, एन एक्शन प्लान फॉर कॉम्बैक्टिंग एयर पॉल्यूशन। अगर नाम पढ़े मेरे साथ तो आप दिखेगा, एन एक्शन प्लान फॉर कॉम्बैक्टिंग एयर पॉल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण से लड़ने का भारत का कार्य योजना। नाम क्या है रिपोर्ट का, ब्रीथ। जारी करने संस्था कौन है सर, अपनी फेमस संस्था, अपना थिंक टैंक देश का, नीति आयोग, ठीक है सर। चलिए अच्छी बात है सर, जारी कर दिया इसने, बढ़िया काम किया सर। ये पहले पन्ने बताता है इस रिपोर्ट के कि जनाब देश में स्थिति बहुत खराब है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड शहर हमारे यहाँ पाए जाते हैं। कानपुर शहर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, फरीदाबाद है, गया है, वाराणसी है, पटना है, दिल्ली है, लखनऊ है, ये है वो है, एक आलोचना कर रहा है। ये कह रहा है भैया, रिपोर्ट कहती है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के टॉप 15 में से 14 प्रदूषित शहर भारत में पाए जाते हैं। उनके नाम भी लिख के दिखा दिए इसने सर, ब्रीथ अंडर, 15 में 14 शहर भारत में है। आप देख ही रहे कहां पर हैं वो, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, और ऑफ कोर्स देखा तो पंजाब, राजस्थान में भी हैं सर। ये मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज है दुनिया के सर, ठीक है। यहां तक कोई समस्या हमको नहीं है। पॉल्यूशन के कारण सब जानते हैं, बता चुका हूं मैं आपको सारे कारण क्या क्या है पॉल्यूशन के, ठीक है। तो पहली बात, वाहनों से जो पॉल्यूशन होता है सर, उसके लिए क्या किया जाए, ठीक है। तो वाहनों से जो पॉल्यूशन होता है दोस्तों, उसको कम करने की सलाह देते हैं कुछ, ये ठीक है। तो सलाह क्या क्या है वो आप सब जान चुके हैं। आइए सलाह बात कर लें। ब्रीथ रिपोर्ट के मुताबिक वाहन उत्सर्जन को कम करने की सलाह जो थिंक टैंक ने दी है देश के,
उसको भी नोट करना जरूरी है। अभी तो आशीर्वाद की सलाह सुन रहे थे आप, सर ने सलाह दी ये काम करो, इनकी सलाह भी मान लेते हैं, इनकी पॉइंट भी जोड़ लेते हैं रिपोर्ट में, आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा। पहली बात तो भैया कह रहे हैं ये इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल बढ़ाओ, कोई नई बात नहीं कह रहे सर, सब पहले बता चुके हैं हमको, ये तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्ञान तो पहले ही मिल चुका है हमको। ठीक है सर। दूसरी बात क्या करो, ये अच्छी पॉइंट कह रहे हैं यहां पर, ये कह रहे हैं जितनी भी केंद्र सरकार हमारी है ना, केंद्र सरकार की गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों में यदि कोई एम्बेसडर है, पुरानी गाड़ियां हैं जो 15 साल से पुरानी हो चुकी हैं, जो 15 साल से पुरानी हो चुकी हैं, 18 में रिपोर्ट आई दोस्तों, ये रिपोर्ट आई थी 18 के मार्च महीने में, 3 साल पहले। तो ये बात कह रहे हैं कि ऐसी गाड़ियां जो 2018 में 15 साल पूरे कर चुकी हैं, सरकारी गाड़ियां, केंद्र सरकारी गाड़ियां हैं, उनको रिप्लेस कर दो अगले 3 सालों में, यानी अप्रैल 2021 तक उनको रिप्लेस, हटाओ उन गाड़ियों को, नई गाड़ियां लेकर आओ उसकी जगह। ठीक है सर, कहने दो, उससे ज्यादा नहीं पड़ता यहां पर। ठीक है, और क्या करें सर, और क्या करें? 2 पहिया 3 पहिया गाड़ियों को बढ़ावा दीजिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, तो सरकार लेकर आ गई, बताया मैंने आपको 2024-25 तक कर रही है सरकार ये काम, 24 तक 3 पहिया और 25 में आकर 2 पहिया गाड़ियां, वो कौन सी होंगी? इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी, ये उन्होंने कहा था, सरकार ने मान ली इनकी बात को। ठीक है, ई रिक्शा को बढ़ावा दिया जाए भैया, ठीक है, ई रिक्शा बढ़ना चाहिए, बिल्कुल दो राय नहीं है। आइए सर, और क्या है आपके पास, सलाह क्या है यहां पर? ठीक है सर। अच्छा, लो सल्फर फ्यूल जलाओ, तो बात कर ली हम लो सल्फर फ्यूल की। अल्ट्रा लो सल्फर डीजल की बात मैंने आपसे की, यहां पर अल्ट्रा लो सल्फर डीजल का प्रयोग हो रहा है आजकल हमारे यहाँ, BS6 फ्यूल हम यूज कर रहे हैं, भारत 6 में अल्ट्रा लो सल्फर डीजल यूज कर रहे हैं। जी हाँ, कर रहे हैं सर, आने दो, बढ़िया है सर, अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर। अगला पॉइंट ये कह रहे हैं सर, स्क्रैपिंग पॉलिसी लेकर आइए। जी हाँ, स्क्रैपिंग पॉलिसी, याद बताया था आपको मैंने, स्क्रैपिंग नीति। क्या है स्क्रैपिंग नीति? जिसके तहत पुरानी गाड़ियां ले जाइए, स्क्रैप कराइए, कबाड़ बनाइए, सरकार आपको नई गाड़ी में टैक्स पर छूट देगी। तो वो ये बात कह रहे हैं सर, स्क्रैपेज नीति, स्क्रैप पॉलिसी लेकर आइए। तो सरकार लेकर आ चुकी है स्क्रैप पॉलिसी, उसके तहत पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा और नई गाड़ियों खरीद पर आपको छूट दी जाएगी। ये भी पढ़ लिया सर हम लोगों ने, यहां पर नई बात ये भी नहीं कह रहे कुछ इसमें। ठीक है, चलिए, तो पावर प्लांट की बात हो गई, तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सारी बातें, मुझे लगता नहीं इसमें ऐसा कुछ भी है जो हमने नहीं पढ़ा हो, सभी पढ़ चुके हैं दोस्तों हम लोग, यहाँ पर सभी तैयार हो चुका है हमारा ये काम। तो इसमें से कुछ भी नहीं है जो नया हो इसके अंदर, पॉलिसी के अंदर केवल एक पॉइंट की पुरानी सरकारी गाड़ियां बदल दी जाएं, 15 साल से पुरानी हो चुकी हैं। तो इति श्री, ये हमारा खत्म होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लान, खत्म होता है वाहन प्रदूषण कैसे कम हो, उसकी पूरी चर्चा यहां खत्म होती है। ब्रीथ इंडिया रिपोर्ट को जोड़ दिया मैंने आपके लिए, जिसके बाद कोई संशय नहीं बचता हमारा सर। ठीक है, हो गई बात हमारी खत्म यहां पर दोस्तों। चलिए काम को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। ये तो हुआ वाहन प्रदूषण की बात ना, कम कर लिया वाहन प्रदूषण हम लोगों ने। अब आइए दूसरा प्रदूषण, वाहन के अलावा जो पॉल्यूशन हवा खराब कर रहा है वो है हमारे कोयला संयंत्र। उनके लिए क्या किया जाए? तो उनके लिए दोस्तों मैंने आपको एक चर्चा की है बकायदा, जिसमें कहा गया है कि हमें अपने कोयला संयंत्रों में FGD प्लांट लगाने होंगे, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन लगाना होगा, जिससे सल्फर की मात्रा कम की जा सके। तो क्या करें हम लोग अपने कोयला संयंत्रों के लिए? हेड बनाएंगे यहां पर, तापीय संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के प्रयास। तापीय संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के प्रयास। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम लोग आपके साथ। हम बात कर रहे हैं आपके साथ दोस्तों, यहां पर चर्चा हो रही है कि जो पॉल्यूशन हो रहा है हमारा कोयला संयंत्रों से, उसका क्या किया जाए। ठीक है, हमारे मित्र अनिकेत एक सवाल पूछ रहे हैं, सर व्हीकल पॉल्यूशन तो कम कर देगा ईवी, लेकिन कहीं और से धुआं निकलेगा। तो बस सीधी बात है ना यार, कोयला छोड़ो, जलाओ सोलर पावर, बनाओ सौर ऊर्जा, बनाओ पवन ऊर्जा, बायोगैस है आपके पास, टाइडल ऊर्जा है, वो बनाइए बैठकर। तो कब तक कोयला जलाएंगे ना, कोयले का तो विकल्प ढूंढना ही पड़ेगा आपको। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़े और इलेक्ट्रिक जो पैदा हो स्वच्छ हो, वो तो सीधी बात है, आप यही कर सकते हैं। तो इसमें कुछ कहने वाली बात ही खत्म हो जाती है। चिंता है हमको कि कोयला जल रहा है, लेकिन हमको जल्दी स्विच करना पड़ेगा, कोयले को हटाकर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या बाकी ऊर्जा के विकल्प हमको लाने पड़ेंगे। बहुत सीधी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए बात करें तापीय संयंत्रों की। ठीक है सर,
तो क्या हो गया, तापीय समस्या क्या है सर तापीय संयंत्रों की? मैंने बताया आपको बहुत ज्यादा पॉल्यूशन निकालते हैं सर तापीय संयंत्र, फ्लाई ऐश निकलता है, SO2 NO2, बहुत सारे हानिकारक प्रदूषक गैस निकलती हैं सर यहां से। ठीक है, तो क्या किया जाए सर, कैसे काम होगा सर यहाँ पर? याद रखिएगा, कुछ डेटा में दे रहा हूं, काम आएगा आपको। यहाँ पर समझ लेते हैं, डेटा देता हूं मैं आपको। देश की 2/3 ऊर्जा, 2/3 जो विद्युत तैयार होती है देश में दोस्तों, वो जीवाश्म से होती है, जीवाश्म ऊर्जा होती है, या तो कोयले से, गैस से या डीजल से। जीवाश्म होती है सर वो, जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म होती है सर वो। इसमें अगर मोटी मोटी बात कर दूं समझाने के लिए दोस्तों, मोटे स्केल बता रहा हूं समझाने के लिए आपको, लगभग देश मान लीजिए, मान लेते लगभग 3.5 लाख मेगावाट ऊर्जा पैदा होती है, मान लीजिए मोटे स्तर पर इसके आसपास कहीं होती है, 3.5 लाख मेगावाट पैदा होती है बिजली। इसमें से हम लोग दोस्तों, इसमें से लगभग 2 लाख मेगावाट, 2 लाख मेगावाट पैदा होती है कोयले से, कोयले से। ठीक है सर, 20 से 25,000, 25,000 लिख रहा हूं शॉर्ट है, 25,000 पैदा होती है सर गैस और डीजल से, गैस और डीजल से सर। ठीक है, लगभग 35,000 के आसपास पैदा करते हैं हम लोग हाइड्रो पावर, जल विद्युत, हाइड्रो पावर पैदा होती है, जल विद्युत पैदा होती है सर, किससे? जो लगभग होती है सर, मुझे कहना चाहिए जल विद्युत पैदा होती है 35,000। 90,000 के आसपास पैदा करते हैं हम लोग यहाँ पर, 80,000 मान लीजिए, थोड़ा सा राउंड फिगर 80,000 मान लीजिए, 82 के आसपास है। रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकृत ऊर्जा, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास सब शामिल होता है सर। और लगभग 7,000 से 8,000 मेगावाट पैदा करते हैं हम, 8,000 मेगावाट पैदा होती है सर हमारे यहाँ नाभिकीय ऊर्जा या न्यूक्लियर पावर। मोटा मोटा देख लीजिए, आ जाएगा 3.5 लाख के आसपास, मोटा मोटा अनुमान लग रहा है मुझे। तो 2.25, 2.6, 3.4 और 3.48, लगभग 3.5 लाख। ठीक है, मोटे स्तर पे आ गए हम लोग, यही मोटा मोटा आइडिया, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है कभी, थोड़ा उत्पादन बढ़ेगा तो उसमें ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि 3.5 लाख मेगावाट में से ये और ये जोड़ दीजिए तो 2.25 लाख, यानी कितना हो गया लगभग, मालूम है आपको 70% कितना होता है इसका? 240 और 70% होता है, तो ये लगभग 60% के आसपास है, 66% के आसपास है। तो लगभग 2/3 ऊर्जा जो पैदा हो रही है हमारे यहां, वो पैदा हो रही है सर जीवाश्म से, 2 लाख मेगावाट कोयले से, गैस और डीजल मिला के 25,000 के आसपास। ये डेटा है सर समझने के लिए आपको, यानी आपके कोयला संयंत्र काम कर रहे हैं और इतनी ऊर्जा पैदा करते हैं। देश की 2/3 ऊर्जा आती है कोयला, डीजल या गैस से, तो तापीय संयंत्र कहलाते हैं, थर्मल पावर प्लांट कहलाते हैं, थर्मल पावर प्लांट, तापीय संयंत्र, जहां पर कोयला, गैस या डीजल का प्रयोग किया जाता है। आइए सर, उत्सर्जक हैं, बड़े स्तर प्रदूषक हैं सर, ये सभी जानते हैं आप लोग, बहुत सारी गैसें हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, निकालते हैं सर, चाहे वो SO2 हो, NO2 हो, मोनोऑक्साइड हो, या फिर हम लेड की बात करें, बाहर निकलता है लेड यहाँ से, फ्लाई ऐश बाहर निकलती है सर यहाँ से, इसकी हम बात कर चुके हैं। नहीं, बहुत प्रकार के PM कण निकलते हैं बाहर यहाँ से सर, PM कण निकलते हैं बाहर यहाँ से, इनकी हम सबकी बात आपके साथ कर चुके हैं। ठीक है, नुकसान है, तो क्या किया जाए दोस्तों? एक छोटा सा होमवर्क करेंगे मेरे लिए, आप लोग छोटा सा होमवर्क कर लीजिए अगर आप सहमत हो तो। मैंने दीक्षांत IAS के YouTube पोर्टल पर अभी 360 शो लिया था कुछ दिनों पहले, जिसका थीम था उत्सर्जन तीव्रता को, उत्सर्जन को कम करने के प्रयास, कोयला तापीय संयंत्रों से उत्सर्जन को कम करने के प्रयास। क्या आप सभी ने वो देखा है? मुझे बताइए हाँ या ना में आप लोग, क्या आपने सभी ने वो देखा है? तो मैं थोड़ा सा उसको कट शॉर्ट करूंगा, मैं चाहूंगा आप देख लीजिएगा, 30-35 मिनट समझाया मैं बढ़िया से उसके अंदर, और मैं चाहूंगा उसको मैं शॉर्ट में समझा दूं, उससे आप वो वीडियो देखना चाहे देख सकते हैं, उसके बाद इजीली मिल जाएगा। आशीर्वाद 360 शो अपना चलता है दिन में 12:30 के आसपास, तो आज नहीं हुआ था। ठीक है, तो आपने देखा है, देखेंगे, आप देख लेंगे दोस्तों उसको, उम्मीद कर रहा हूँ देख लेंगे उसको, मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप नहीं देखते हैं, बहुत बढ़िया। तो यूट्यूब वाला ज्ञान नहीं लेते आप ना, देखना चाहिए आपको, नहीं देखते हैं तो देखना चाहिए, क्यों नहीं देखते मुझे नहीं मालूम, आप लोग अच्छा ज्ञान मिलता है 360 शो में काफ़ी अपना, उसको देखना चाहिए रेगुलरली। आपको मिस करेंगे नुकसान हो सकता है आपका दोस्तों, बहुत काम की चीज़ है वो, उसको बिल्कुल मिस मत कीजिए। 360 का शो बहुत काम का है, आप उसको देख लेंगे, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, उसको देख लेंगे आप। यस सर, देखा है, कुछ लोगों ने देखा है, आप उसको देख लेंगे, इतना होमवर्क आप करेंगे मेरी तरफ से, आप उसको देख लेंगे। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ क्या हो रहा है, बाकी उसको देखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट में आपको समझाता हूँ, पूरा ब्रीफ कर रहा हूँ यहाँ पर।
ठीक है, अब देखिए हमारे संयंत्र जो पुराने हो चुके हैं, जहां से बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषण निकलते हैं, जहां से बड़ी मात्रा में पॉल्यूटेंट निकलते हैं सर, हम क्या कह रहे हैं यहां पर, हम इतना कह रहे हैं आपसे कि एक काम करो, 2015 में दोस्तों, 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जिसके तहत आते हैं ये प्लांट, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत आते हैं प्लांट सर, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने जारी किए गाइडलाइन, नियम जारी किए, और इन नियमों में कहा गया कि थर्मल पावर प्लांट जितने भी हैं देश के, इनको अपने प्लांट के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की, हम बात करें फ्लाई ऐश की, हम बात करें जल वाष्प के, का उत्सर्जन कम करना होगा। ठीक है, इनसे कहा गया भैया आप कम कीजिए, अपना सल्फर डाइऑक्साइड लेवल कम कीजिए, SO2 लेवल कम कीजिए। आपसे समय दिया जा रहा है आपको 2 साल का। तो जितने भी पुराने प्लांट हैं इनको निर्देश दिया गया कि आपको अपना SO2 लेवल कम करना है। 2 साल का समय दे रहे हैं आप, मशीन लगाओ कम करो। मशीन कौन सी लगती है दोस्तों यहां पर, FGD। अभी मशीन क्या है सर वो देख लेते हैं दोस्तों आपके साथ। FGD फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, ठीक है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन अगर समझा जाए, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, ये मशीन है जिससे गुजरता है जब धुआं, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो उसके अंदर है, SO2 जो है वो अलग हो जाती है, और धुआं जो बाहर निकलता है वो एक साफ हो जाता है, SO2 गैस नहीं होती, क्योंकि SO2 नुकसान करती है, कई प्रकार की बीमारियां पैदा करती है, सल्फ्यूरिक एसिड फैलाती है, बड़ा नुकसान करती है। ठीक है, तो आदेश दिया मंत्रालय ने, भैया लगाओ तकनीक, जो भी है लगाना पड़ेगी आपको। थर्मल पावर प्लांट ने कहा ठीक है लगाएंगे सर, आपने आदेश दिया है 2 साल का, 2 साल का समय दिया गया लगाने को, 15 से 17 के बीच में। 17 आ गया, पूछा क्या लगाया, नहीं लगाया। देश के 250 में 4 प्लांट लगा पाए केवल, इसको 4 प्लांट में लगाइए, 296 से नहीं लगाया इसको। कारण क्या दिया गया, महंगा है, विदेश से आयात करना पड़ेगा, और जब इसको लगाएंगे तब कुछ महीनों तक प्लांट बंद करना पड़ेगा, ऊर्जा बनाना बंद करनी पड़ेगी, और इस समय हमारा प्लांट वैसे घाटे में चल रहे हैं यार, मतलब नुकसान हो रहा है हम लोगों को, तो स्थिति में नहीं है कि हम प्लांट बंद कर पाए, तो अभी नहीं कर सकते, महंगा भी है, बिजली महंगी हो जाएगी, बंद करना पड़ेगा प्लांट कुछ महीने के लिए, विदेश से आयात करना पड़ेगा, जो भी मुमकिन नहीं है टाल दिया जाए। सरकार ने कहा ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ऊर्जा मंत्रालय की सिफारिश को माना और समय दे दिया 2022 तक का, कि भैया 5 साल समय दे रहे हैं, अब इसको लगाना, 5 साल के अंदर लगा लेना। लेकिन ठीक है, महंगा है सब, बारी बात ठीक है आपकी, लेकिन धुआं बहुत निकालता है, SO2 बहुत निकालता है, इसको लगा लेना 5 साल के अंदर। ठीक है जनाब, लगा लेंगे 5 साल में। 21 आ गया, जनवरी 21 चालू हो गया, अब लगा क्या, नहीं लगाया। कारण अगेन वही कारण गिना दिए गए, महंगा है, आयात होगा, बंद करनी पड़ेंगे। तो यहां पर अब मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लेटर लिखा है इस साल जनवरी फर्स्ट वीक में, किसे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को। ऊर्जा मंत्रालय ने लेटर लिखा है किसे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को लेटर लिखा है कि काम कीजिए कि गाइडलाइन को हटाई दीजिए, डेडलाइन हटाई दीजिए, लगा लेंगे मर्जी से अपनी, लेकिन हटा दीजिए आप इसको। ठीक है, एक और बात उन्होंने शामिल की जो मैं सिलेक्शन में बोला था आपको, मिनिस्ट्री पावर ने एक सलाह दी है। सलाह क्या है यहां पर दोस्तों, मिनिस्ट्री पावर ने सलाह ये दी है, ऊर्जा मंत्रालय ने सलाह दी है पर्यावरण मंत्रालय को कि सर एक काम क्यों नहीं करते हैं आप, पूरे देश में एक सी नीति मत बनाइए। मान लीजिए एग्जांपल, दिल्ली का बदरपुर जो प्लांट है, बदरपुर जो दिल्ली के पास प्लांट है सर दिल्ली में, वो बहुत SO2 निकालता है, बहुत धुआं निकालता है, बहुत फ्लाई ऐश निकालता है। ठीक है सर, लेकिन एक प्लांट लगा है हमारा कोरबा में, ठीक है, दिल्ली की हवा बहुत खराब है, उसमें बदरपुर का प्लांट और मुश्किल करता है दिल्ली की हवा को, लेकिन कोरबा की हवा तो साफ है, वहां थोड़ी बहुत निकल भी जाता है धुआं, तो इतना पॉल्यूशन होता ही नहीं है, मतलब इतनी साफ हवा है कोरबा की कि वो थोड़ा पॉल्यूशन निकल भी गया कोरबा के प्लांट से, छत्तीसगढ़ के प्लांट से, तो इतना मुश्किल थोड़ी होता है। तो उसको क्यों लगाएं FGD दिल्ली में लगाएंगे हम लोग। तो उन्होंने काम की सलाह दी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने पर्यावरण मंत्रालय को कि आप पूरे देश में एक नीति मत बनाइए, आप जोन वाइज बांटिए कि जिन शहरों में या जिन इलाकों में पॉल्यूशन का लेवल काफी क्रिटिकल है
ऑलरेडी काफी ज्यादा पॉल्यूशन है, वहां के प्लांट लगाएंगे एफजीडी तकनीक। और जिन शहरों में नहीं है, जिन शहरों में आपका लेवल ज्यादा नहीं है, पॉल्यूशन कम है या फिर बहुत कम है, वहां पर उन शहरों के थर्मल पावर प्लांट में नहीं लगाई जाएगी एफजीडी तकनीक। क्या बात समझ आई दोस्तों आपको? यानी ये सलाह है किसने दी है? ऊर्जा मंत्रालय ने। पहली बात हटाई टाइमलाइन, और दूसरी बात आइडेंटिफाई कीजिए उन क्षेत्रों को जहां ज्यादा पॉल्यूशन होता है, तो वहां लगाइए आराम से आप एफजीडी। और जिन राज्यों में, जिन शहरों में ज्यादा नहीं है पॉल्यूशन, वहां मत लगवाइए आप। जिससे क्या होगा? बोझ कम पड़ेगा हमारी कंपनियों पर। और नई कंपनियां क्या चाहेंगी? वो ऐसे का प्लांट लगाना चाहेंगी जिससे उनके पैसे की बचत हो सके। तो हो सकता है वो देश के बैकवर्ड एरिया में जाएं, रिमोट एरिया में जाके प्लांट लगाएं, ये भी हो सकता है फिर। तो ये ऊर्जा मंत्रालय की सलाह है मंत्रालय को। अब देखते हैं लागू होता है क्या नहीं होता, वो समय की बात है। रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन अभी जो टाइमलाइन है उसके मुताबिक 2022 तक एफजीडी तकनीक लगानी है हमारे ऊर्जा संयंत्रों को। क्या ये बात समझ में आ गई दोस्तों आप लोगों को? अब आप इसके बाद वो लेक्चर देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा पूरी कहानी। यहाँ पर इसी बात को रिपीट करके बताया आराम से मैंने वहां पर आधे घंटे के अंदर। तो इसको समझ लीजिएगा, समय मिले तो देख लीजिएगा। कल उम्मीद करूंगा पढ़ के रखेंगे, इतना मैं उम्मीद कर रहा हूं। पढ़ के रखेंगे यस और नो, ए और बी पढ़ लेंगे इसको दोस्तों। बता दीजिए मुझे फटाफट ए लिखकर कि पढ़ लेंगे, इतना काम आप कर लेंगे मेरे लिए, इतना काम कर लेंगे। यस सर कर लेंगे, जी हाँ ए लिख दीजिए। और आप लोग कर लेंगे, मैं मान के चलता हूं। जी हाँ कर लेंगे सब लोग, इतना काम मेरे लिए। थोड़ा सा बचा लीजिएगा, आधे घंटे का एक्स्ट्रा अच्छा डिस्कशन था उसके अंदर, उसको आराम से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यूट्यूब पर भी था शायद और ऐप पर भी होगा आपकी। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब हम काम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं आपके साथ दोस्तों, आगे ले चलते हैं तकनीक को हम लोग यहाँ पर। और क्या किया जाए सर? कोयला संयंत्र एक तो हो गया एफजीडी, और क्या करें कोयला संयंत्र के उत्सर्जन को कम करने के लिए? आइए, कोयला संयंत्र के उत्सर्जन को कम करने के लिए और क्या करना है हम लोग? एक हो गया सर एफजीडी तकनीक, इसको हम पढ़ लेंगे, पढ़ चुके हैं, एक बार ब्रीफ हमने कर लिया। इसको लगाएंगे 2022 तक, ये समझ में आ गया सर। और क्या कर रहे हैं? एक तकनीक है सर क्लीन कोल टेक्नोलॉजी। क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, इसकी बात कर लेते हैं आपके साथ दोस्तों। क्लीन कोल टेक्नोलॉजी क्या, इसकी बात करेंगे। एक है अपने पास कोल गैसिफिकेशन, यानी का कोयला गैसीकरण। कोयला गैसीकरण, इसकी बात करेंगे दोस्तों कुछ देर में हम लोग यहां पर। इसके अलावा दोस्तों हम चर्चा करेंगे कोयले के बारे में, तो संयंत्र अगर अच्छा चलेगा तो सीसीएस की बात करेंगे, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। कार्बन, सी फॉर कैप्चर, कैप्चर एंड स्टोरेज, सीसीएस तकनीक। कार्बन को पकड़ो और भंडार कर लो, सीसीएस तकनीक, इसकी बात करेंगे दोस्तों आपके साथ, ठीक है। तो हम ये बात करने वाले हैं दोस्तों आपके संग अगले कुछ देर में हम लोग यहां पर। चलिए फटाफट आते हैं दोस्तों, हम लोग चर्चा को शुरू करते हैं। तो एफजीडी हमारा हो गया, ये हमारा डन हो गया। आइए क्या करके बात करें कोयला संयंत्र में क्या क्या करना है दोस्तों हमको। क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, कार्बन कैप्चर तकनीक और कोल गैसिफिकेशन। आइए पहले बात करते हैं कार्बन कैप्चर की। आइए दोस्तों कार्बन कैप्चर की बात करें, इसको बंद कर दें, ब्रीथ इंडिया को मिनिमाइज करते हैं, बाद में काम आएगी फिर से। ओके, कार्बन कैप्चर की बात करनी है, बैक करेंगे हम लोग, टॉप पे आएंगे, पॉल्यूशन वाले ये आएगा साइंस टेक में। साइंस टेक में चलते हैं, आपको साइंस टेक में कहाँ मिलेगा? एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी, कोल गैस, ठीक है। ओके, ओके, आराम सुनिएगा, इसका मतलब क्या है। हिंदी में बोलते हैं हम लोग कार्बन प्रच्छादन तकनीक। कार्बन प्रच्छादन तकनीक इंग्लिश वर्ड है कार्बन स्क्वेट्रेशन, या फिर हिंदी एक में एक शब्द होता है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। कार्बन को पकड़ो और स्टोरेज कर दो, ठीक है दोस्तों। अब सुनिएगा, ये एक पावर स्टेशन है, ये एक पावर स्टेशन है जहां CO2 गैस मुक्त हो रही है। अब एक चीज और खास बात सुन लीजिए, एक खास बात ध्यान सुनिएगा। अब जो बताने वाला हूं मैं आपको तीनों बातें, कार्बन कैप्चर या सीसीएस या हम जो पढ़ने वाले हैं, ये मुख्यतः जुड़ी है CO2 उत्सर्जन से, पॉल्यूशन से नहीं। SO2, NO2 वो सारी बात तो फिल्टर में आ गई, पीछे FGD में आ गई। लेकिन जो CO2 गैस निकल रही है बाहर,
जो ग्रीन हाउस पैदा करती है, क्लाइमेट चेंज कर रही है, उसकी बात मैं करने वाला हूं। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा दोस्तों, पावर स्टेशन विथ CO2 कैप्चर। ध्यान सुनिएगा, यहां पर हम क्या करने वाले हैं। पावर स्टेशन, यहां से CO2 निकल रही है गैस सर, यहां CO2 गैस निकल रही है, ठीक है सर। अच्छा, अब CO2 यहां से निकलती है सर, या कहीं से भी निकले, आशीर्वाद सर अपनी नाक के जरा CO2 गैस निकाल रहे हैं बाहर, भैया हम लोग निकाल रहे हैं CO2 गैस बाहर। 7.5 अरब दुनिया में जो इंसान है, पशु पक्षी हैं हमारे, वो CO2 गैस बाहर निकाल रहे हैं। ये ऊपर जा रही है CO2 गैस, बिल्कुल जा रही है। तो अब तक ग्रीन हाउस क्यों नहीं हुआ? इतने लोग निकाल रहे हैं CO2 गैस हर साल, क्योंकि हमारे पास प्राकृतिक रूप से उस कार्बन को स्टोरेज करने वाला डिवाइस है, जिसे हम पेड़ कहते हैं, जंगल कहते हैं। ये जंगल क्या करते हैं, कार्बन को कैप्चर करते हैं और स्टोरेज कर लेते हैं। प्राकृतिक रूप से कार्बन को पकड़ा और स्टोरेज कर लिया। अगर मुझसे सवाल पूछा जाए प्राकृतिक कार्बन प्रच्छादन तकनीक के लिए क्या विकल्प है, तो हमारे पास पेड़ और जंगल हैं। ये कार्बन को प्रच्छादन मतलब कार्बन को पकड़ के अपने पास रख लेते हैं प्राकृतिक रूप से। इसके अलावा कार्बन बैठ जाता है समुद्र में जाकर, CO2 हमारा जो है वो समुद्र में बैठ जाता है, समुद्र में डिपॉजिट होता है नीचे जाकर सर। समुद्र में शैवाल हैं जो खींच लेते हैं उस कार्बन को सर। तो समुद्र भी कैप्चर करता है, जंगल भी कैप्चर करते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे भी कैप्चर करते हैं। ये प्राकृतिक प्रच्छादन है, प्राकृतिक स्टोरेज है, ठीक है। लेकिन ये तो अब बात कर रहे हैं दोस्तों, ये प्राकृतिक प्रच्छादन यानी प्राकृतिक स्टोरेज है सर, इसमें कोई समस्या नहीं है। पेड़ पौधे हुए, समुद्र हुए, प्राकृतिक रूप से करते हैं, लेकिन हमें करना है कृत्रिम रूप से, ठीक है। हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां से जो गैस बाहर निकल रही है CO2, जो चिमनी से CO2 गैस बाहर निकल रही है, उसे वहीं पकड़ लेंगे मशीनों के द्वारा, रिफाइनरी में लगे फिल्टर्स के द्वारा CO2 को प्रच्छादित किया जाएगा, पकड़ा जाएगा। अब क्या करेंगे सर, उस CO2 कैप्चर करके हम उसको केमिकली कन्वर्ट करेंगे, केमिकल कन्वर्जन करेंगे, रासायनिक रूपांतरण करेंगे उसका, जिससे वो पाउडर फॉर्म में आ जाए, डस्ट फॉर्म में आ जाए, कार्बन पार्टिकल फॉर्म में आ जाए। ये प्रयास करेंगे सर हम लोग, इसको कन्वर्ट कर लिए केमिकल रूप से। अब इस केमिकल कन्वर्ट को हम कहां स्टोर कर सकते हैं, अब इसका स्टोरेज करेंगे, कैप्चर एंड स्टोरेज। तो कैप्चर किया, कन्वर्ट किया, अब इसको स्टोर करेंगे, ठीक है सर। स्टोर करने के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि खाली पड़ी कोयला खदानें हैं सर, वहां भर दीजिए, खाली पड़ी कोयला खदानों भर दीजिए सर इसको आराम से, कोई समस्या नहीं है। जो कोयला निकाला वहां भर दीजिए जाकर इसको, इस पाउडर को। तेल और गैस निकाला जहां से आपने, वहां भर दीजिए जाकर सर इसको। जहां से ऑयल और गैस निकाला है आपने बड़े स्केल पर, वहां भर दीजिए जाकर सर इसको, यहां भी कोई समस्या नहीं है। या फिर डीप सलाइन फॉर्मेशन, बहुत गहराई में जाकर सर इसको जमा कर सकते हैं आप। बहुत गहराई में कोई भी खदान हो, कोई भी खदान में डाल दीजिए सर इसको, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये राख है, CO2 है, इनएक्टिव गैस है, कोई सक्रियता नहीं होगी इसकी, ये कोई रिएक्शन नहीं करेगी वहां पर। खूब गहराई में जाकर कोई भी खदान खाली पड़ी डाल दीजिए सर इसको। डीप सलाइन, जो भी आपको लगता है पानी है नमकीन नीचे, वहां डाल के आ जाइए सर, कोई मना नहीं करेगा आपको। तो ये काम कर सकते हैं जियोलॉजिकल स्टोरेज। ये है आपके नेचुरल स्टोरेज, और ये क्या है सर आपके सर, ये है आपके कृत्रिम स्टोरेज। नाम क्या है सर, कार्बन कैप्चर, इसको कन्वर्ट किया, स्टोर किया, तो CCS कार्बन कैप्चर स्टोरेज। एक अन्य नाम क्या है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन यानी कि कार्बन प्रच्छादन। दोस्तों एक सवाल दिखाता हूं मैं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे आपके साथ। हम एक सवाल देखते हैं। ओके, एक सवाल देखिए दोस्तों, PT 2017, PT 2017 में सवाल आया दोस्तों। ये सवाल देख रहे हैं आप, सेट सी, सवाल नंबर 50 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जन के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से क्या समाधान हो सकते हैं। आप देखिए, बड़ा सा नाम अजीब सा लग रहा है, पढ़ के नहीं, कौन सी भाषा लिखी है, मंगल ग्रह की भाषा लिखी है क्या, हिंदी भाषा है, समझिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के मानव उद्भवी उत्सर्जन, जो मानवों द्वारा उत्सर्जन किया जा रहा है, यानी मशीनों द्वारा, हमारे पावर प्लांट द्वारा, हमारे द्वारा जो उत्सर्जन किया जा रहा है सर, इससे क्या हुआ है सर, भूमंडलीय तापन बढ़ रहा है।
अब इसको कम करना चाहते हैं, इसको न्यून करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, कार्बन प्रच्छादन तकनीक अपनाते हैं, कार्बन स्क्वेटेशन अपनाते हैं। तो इस कार्बन स्क्वेटेशन में, इस कार्बन प्रच्छादन में कहां कहां भर सकते हैं हम लोग, उस जमा की गई कार्बन कैप्चर जो की आपने CO2 कैप्चर की है, उसे कहां कहां आप भर सकते हैं, संभावित स्थान हो सकता है परित्याग व गैर लाभकारी कोयला संस्तर, यानी ऐसी खदानें जो छोड़ दी गई हैं, या कोयला है लेकिन निकालना फायदेमंद नहीं है वहां से, तो वो कोयला खदानें। निशेष तेल और गैस भंडार, ऐसे तेल और गैस भंडार जो खाली हो चुके हैं या यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग। या भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह, डीप सेलाइन रॉक सॉल्ट, गहराई में जाकर गाड़ दीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 2017 का है, ठीक है। अभी आपको मैंने एक फोटो दिखाया पीछे, मालूम है, फोटो दिखाया दोस्तों मैंने आपको पीछे, आप नोटिस कर रहे हैं यहां पर क्या लिखा है, यहां पर यही बात लिखी है कि निशेष तेल और गैस भंडार, कोयला संस्तर और गंभीर लवणीय भूमिगत शैल, इन तीनों में स्टोर कर सकते हैं। जी हां, तीनों में स्टोर कर सकते हैं। ये डायग्राम 2013 से पढ़ा रहा हूं मैं आपके स्क्रीन पर, जब दिख रहे हैं 2013 से पढ़ाया जा रहा है इस टॉपिक को। यूपीएससी ने बहुत सीधा सीधा पूछा है यहां पर, भैया कहां कहां स्टोर कर सकते हो, कहीं भी स्टोर कर दो जनाब, आपके जहां मिले जगह। तो ये कहीं भी स्टोर कर सकते हो दोस्तों, आपने कन्वर्ट किया, कहीं भी स्टोर कर दो, तो आंसर समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। इसका फिर आंसर क्या होगा, यहां पर इसका मालिक एक, सबका मालिक एक, और 1 2 3 आंसर होगा। हो भाई दोस्त बात यहां पर। अब देखिए सवाल कैसा बन रहा है। तो कार्बन कैप्चर स्टोरेज इंपॉर्टेंट तकनीक है, भारत में प्रयोग करना चालू कर रहे हैं इसका हम लोग धीरे धीरे। तो कार्बन को कैप्चर करो और उसको कन्वर्ट करके स्टोर कर दो खाली पड़ी कोयला खदानों में, तेल गैस भंडार में, या फिर स्टोर कर दो उसको किसी भी गंभीर चट्टानी समूह के अंदर, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आती है हमको। तो ये है सर CCS, कार्बन कैप्चर स्टोरेज, ये समझ में आ गया होगा उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको। चलिए कहां पर थे हम लोग, हम यहां पर थे। तो ये हो गया सर कार्बन कैप्चर स्टोरेज तकनीक हमारी, ठीक है। तो वन लाइन समझ में आ गया, क्या लिखना है आपको यहां पर, इसके तहत तापीय संयंत्रों से निकलने वाली CO2 को कैप्चर किया जाएगा, रूपांतरित किया जाएगा, और इसे गहरे खाली हो चुके कोयला खदानों, तेल गैस भंडारों, या गंभीर खनिज जो गहराई में खनिज चट्टाने हैं वहां इसको स्टोर किया सकता है, ठीक है। इस तकनीक को हम कार्बन प्रच्छादन या कार्बन स्क्वेस्टेशन भी कहते हैं। क्या ये क्लियर है दोस्तों को, FGD के बाद? तो FGD हमारा क्लियर हो गया आपको, और दूसरा क्लियर हो गया कार्बन कैप्चर स्टोरेज। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आपके साथ। तीसरा है कोल गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन या कोयले का गैसीकरण। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कोयले का गैसीकरण या कोल गैसिफिकेशन, इसमें हम क्या कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है ये, बड़ा इंटरेस्टिंग काम होने वाला है इसके अंदर। कोल गैसिफिकेशन में हम क्या करने वाले हैं, देखिए कोयला जलता है तो बहुत सारे गैसें निकलती हैं, बहुत सारे प्रदूषक निकलते हैं, बहुत मुश्किलें करते हैं, ठीक है ना। वहीं अगर मैं गैस जलाऊं, मीथेन गैस जलाऊं, मीथेन जलाता हूं, तो मीथेन एक क्लीन फ्यूल मानी जाती है तुलनात्मक रूप से, एक स्वच्छ ईंधन मानी जाती है सर। और यानी कि इसके जलने से सर ना तो SO2 निकलेगा ना NO2 निकलेगा, कण निकलेंगे नहीं। CNG है ना अपने आप में, CNG क्या होती है सर, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कंप्रेस करते हैं आप किसे, मीथेन को, तो मीथेन है ये, इसे आप कंप्रेस करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, तैयार होती है CNG। और जब CNG जलती है तो ना तो ये आ रहा है, बहुत कम आता है, PM का आर्टिकल ना के बराबर होते हैं, यानी पॉल्यूशन बहुत कम हो जाता है, ठीक है सर, इसमें कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए। तो इससे हम बात कर रहे हैं मीथेन को हम जलाने की, तो ये काफी हद तक तुलनात्मक रूप से क्लीन फ्यूल, तुलनात्मक बोल रहा हूं दोस्तों, 100% क्लीन नहीं है, लेकिन कोयले के मुकाबले तुलनात्मक रूप से ये स्वच्छ ईंधन है, ठीक है सर। अब आइए मेरी बात पे यहां पर, अब आइए चर्चा पर। तो हम बात करें दोस्तों मीथेन की, ठीक है। तो क्यों हम कोयले को जलाते हैं, कोई ऐसी तकनीक है क्या जो कोयले को कन्वर्ट कर दे मीथेन के अंदर और हम मीथेन गैस जलाएं? इसी तकनीक का नाम है कोल गैसिफिकेशन, कोयला गैसीकरण। तो कोल गैसिफिकेशन क्या है, कोयले को मीथेन में कन्वर्ट करने की विधि। अब ये कैसे होगा दोस्तों, वो देखते हैं आपके साथ, आइए।
ओके दोस्तों, बड़ा ध्यान से एक छोटा वीडियो दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, इसमें कम आसान होगा समझने में आपका। मानिए ये कोयला संयंत्र है या कोयला खदान दिख रही है आपको, तो नीचे कहीं गहराई में कोयला खदान है सर। नीचे चलते हैं आपको ड्रिल करते हुए, नीचे ड्रिल करें इसको एरा, तो नीचे गहराई में कहीं सर कोयला छुपा हुआ है, लगभग 400-500 मीटर गहराई पर सर ये कोयला छुपा हुआ है। 400 मीटर गहराई पे कोयले की एक पट्टी है सर, कोयला संस्तर है सर ये। ठीक है, अब कोयले को बाहर लाएं जलाएं, उससे बेहतर है हम क्या कर रहे हैं सर, एक पाइप के द्वारा हम इंजेक्ट कर रहे हैं। क्या इंजेक्ट कर रहे हैं? गैस, ऑक्सीजन। जी हां, हम यहां पर एक दो पाइप दिखेंगे दोस्तों, यहां पर ये हैं दो पाइप बिछे हैं यहां पर दोस्तों, देखिएगा दो पाइप हैं, दो पाइप नीचे जा रहे हैं। एक से हम इंजेक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन गैस, क्योंकि गहराई में ऑक्सीजन तो होगी नहीं। हम क्या करेंगे सर, इसको हम बहुत ही नियंत्रित माहौल में इस कोयले को जलाएंगे। जी हां, नीचे जमीन के नीचे कोयले को जलाएंगे, बर्नआउट करेंगे लिमिटेड कंडीशन में, लिमिटेड ऑक्सीजन देते रहेंगे, जलता रहे और इससे कन्वर्ट होगा हाई प्रेशर में मीथेन के अंदर। मीथेन बनेगी, कुछ CO2 बनेगी, कुछ पानी बनेगा, कुछ चीजें बनेंगी, उसको हम दूसरे पाइप के द्वारा बाहर निकाल लेंगे। फिर देखिए दोस्तों, एक पाइप का नाम है हमारा क्या, देखिए फिर से दो पाइप है हमारे पास यहां पर। एक पाइप का नाम है इंजेक्ट वेल, यानी कि जो इंजेक्ट करेगा चीजों को, इंजेक्शन वेल जो नीचे ले जाएगा, और दूसरे पाइप का नाम है प्रोडक्शन वेल, यानी जो चीजों को, गैस को, जो गैस होगी उसको ऊपर लेकर आएगा। बहुत किसी का काम है। इंजेक्शन वेल से हम लोग ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहे हैं, नीचे नीचे सप्लाई करेंगे, और यहां क्या होगा सर, यहां पकड़ेगा वो आग। जी हां, यहां स्पार्क होगा और आग लगना चालू हो जाएगी। जी हां, देख रहे हैं यहां पर ये पूरा कोयला बेल्ट जो है ये धीरे 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 जलना स्टार्ट हो जाए, अंडर बहुत ही हैवी कंट्रोल मेथड में। प्रेशर बहुत है, जल रहा है, ऐसा नहीं जल खत्म हो जाएगा ऊर्जा, ये कन्वर्ट होगा मीथेन में, CO2 में, H2O में। यही है कोयला गैसिफिकेशन। कोयले को कन्वर्ट कर दिया आपने मीथेन में, और वो मीथेन गैस निकाल लीजिए बाहर पाइप से, स्टोर कर लीजिए, तो नीचे कोयला भी जल गया, कोयला खत्म हो गया और आपके पास मीथेन गैस आ गई। अब जहां कोयला जलाते निकाल कर माइनिंग करते उससे बेहतर है दो गड्ढे किए आपने और पूरा कोयला निकाल लिया, माइनिंग का भी झंझट नहीं, पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे, खनन नहीं होगा, यहां समस्या नहीं होगी किसी प्रकार की। लेकिन आपने क्या किया, आपने यहां पर मीथेन गैस बाहर निकाल ली, उसको जलाएंगे, क्लीन फ्यूल है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन का फायदा आपको समझ में आ गया, कोयला नहीं निकालना पड़ेगा। क्या भारत में हो रहा है? जी हां, भारतीय कैबिनेट ने आज से 4 साल पहले इसकी मंजूरी दे दी है। भारत में भी कई स्थानों पर कोल गैसिफिकेशन प्रारंभ होने वाला है। तो लाइन समझ सकते हैं दोस्तों हम लोग यहां पर, तो एक लाइन लिख लीजिएगा, कोल गैसिफिकेशन में एक लाइन जोड़िएगा दोस्तों, कोल गैसिफिकेशन में भूमिगत कोयले को, वन लाइन लिख लीजिए काम आएगा, कोल गैसिफिकेशन में, कोल गैसिफिकेशन में भूमिगत कोयले को नियंत्रित दशाओं में जलाया जाता है, नियंत्रित दशाओं में जलाया जाता है, नियंत्रित दशाओं में जलाया जाता है, और कोयले के जलने से, और कोयले के जलने से CO2 गैस, H2O गैस, मोनोऑक्साइड गैस और मीथेन गैस बनती है, और मीथेन गैस बनती है, जिन्हें एक अन्य पाइप के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है, जिन्हें एक अन्य पाइप के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। एक अन्य पाइप के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। देखिएगा, ये लाइन जोड़ लीजिएगा, दिसंबर 2015 में, दिसंबर 2015 में, दिसंबर 2015 में कैबिनेट कमेटी द्वारा, कैबिनेट समिति द्वारा UCG भूमिगत कोल गैसीकरण, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, भूमिगत कोल गैसिफिकेशन या भूमिगत कोयला गैसीकरण, भूमिगत कोयला गैसीकरण
के विकास को मंजूरी दे दी है। भूमिगत कोयला गैसीकरण के विकास को मंजूरी दे दी है। एक लाइन और जोड़ लीजिएगा, इस तकनीक में कोयले को 700 से 1500 डिग्री तापमान पर जलाया जाता है। इस तकनीक में कोयले को 700 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलाया जाता है, जिससे प्रोड्यूसर गैस पैदा होती है। प्रोड्यूसर गैस पैदा होती है। प्रोड्यूसर गैस मतलब चारों का मिश्रण, जो लिखी 4 गैसें आपने, उनको चारों को मिला के बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस, जिससे प्रोड्यूसर गैस पैदा होती है। क्लियर दोस्तों, हमको यहां तक टॉपिक है? क्या समझ में आ गई दोस्तों बात आपको मेरी? ये ऑप्शन है ए बी आपके पास, समझ में आ गया है तो ए। समझ में आ गया दोस्तों बात हमारी? यहां पर बताइए मुझे फटाफट आप लोग। यस सर, सुशांत बढ़िया, समझ में आपको क्या है यहाँ पर? बाकी लोग, रुचि समझ में आ गया आपको भी, गौरव, अरबाज, ठीक है, आपको समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आदित्य, आपको समझ में आ गया? ओके दोस्तों, तो ये उम्मीद कर रहा हूँ टॉपिक क्लियर है आपको यहाँ पर। ये तो हम बात कर रहे हैं कोयला अच्छा साफ होगा, कोयला अगर हम कम प्रयोग करेंगे तो ऑफकोर्स ये अच्छी बात होगी हमारे लिए, क्योंकि इनसे वो क्लीन जो ऊर्जा होगी वो साफ होगी। बाकी क्लीन कोल कुछ नहीं दोस्तों, क्लीन कोल का मतलब कुछ नहीं होता। क्लीन कोल की जब बात करते हैं हम लोग, क्लीन कोल की बात कर लें, कुछ खास नहीं होता दोस्तों। क्लीन कोल का उद्देश्य होता है हम कोयले को साफ करेंगे दोस्तों, मतलब कुल मिलाकर हम क्या करने वाले हैं, कोयले को साफ करेंगे। इससे उसमें जो अशुद्धियां चिपकी हैं, अशुद्धियां लगी होती हैं, उनको हटा दें कुल मिलाकर। अब सल्फर चिपक के आ गया तो प्रयास से सल्फर अलग हो जाए, प्रयास करें हम लोग यहाँ पर, प्रयास करें इससे हम लोग कि यहाँ पर ये अलग कर दें गंदगी को उस पर, तो इंप्योरिटीज अलग हो जाएंगी, कोयला साफ हो जाएगा, तो कोयले का प्रदूषण भी कम हो जाएगा। तो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। कुल मिला के कोयले को साफ करना, उसको वॉशरीज में सफाई में ले जाना, साफ करना और सुखाना, उसके बाद यूज करना प्लांट के अंदर, तो कोई नई बात नहीं। क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, हम ऐसा कोयला प्रयोग करें जो साफ अवस्था में हो। ठीक है सर। चलिए, मोहम्मद कह रहे हैं सर बर्न कैसे करते हैं? बता तो रहा हूं दोस्त, बर्न कैसे करते हैं आपको, ऑक्सीजन भेज तो रहे हैं नीचे। अब बर्न और क्या बताऊं, मतलब मैं आपको बर्न कैसे करते हैं, मतलब ऑक्सीजन भेज रहे हैं नीचे, तापमान आपने सेट कर दिया है, तो बर्न होती हैं चीजें वहां पर, जहां ऑक्सीजन होगी कोयला होगा, जलेगा। कंट्रोल कंडीशन है, लेकिन कितनी ऑक्सीजन भेजनी है, कितना पानी भेजना है, वो सब तय करते हैं वो लोग, उसका बर्न आउट करते हैं ना। चलिए, हमें तकनीक पे नहीं जाना है, क्योंकि तकनीक यूपीएससी नहीं पूछता। मैं बोलता हूं तकनीक को लेकर परेशान नहीं होना है आप लोगों को, तकनीक पे नहीं जाना है, उसका प्रयोग समझना है। प्रयोग क्या? प्रयोग है गोल गैसिफिकेशन, वो मेरे काम का है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा खत्म होता है, कोयला संयंत्र खत्म होता है हमारा इसके साथ ही। और यहां तक लगभग हमको अभी तक बात करते हुए आपके साथ 5 घंटे या 6 घंटे का समय बीत चुका है इस पूरे लेक्चर में। अब तक हमने बात की है 4-5 क्लासेस में। एयर पॉल्यूशन अब खत्म की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें फसलों का हमें पराली जलाने की बात करनी है, आपके फसलों का निपटान कैसे किया जाए उसकी बात मुझे करनी है, और फिर लगभग हमारा एयर पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा इसमें। तो यहां तक उम्मीद कर रहा हूं सब ठीक चल रहा है हमारे बीच। आपको जो भी सवाल हो आप रख दिया करें, आते ही मेरे सामने, मालूम पड़ा मुझे क्लास अपनी चलती रहे नॉर्मल यहाँ पर। तो मुलाकात करेंगे, अपनी क्लास को यहाँ रोकते हैं दोस्तों, मुलाकात करेंगे कल आपके साथ, फिर 8 बजे मुलाकात होगी, जब हम चर्चा करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इस पार्ट को अपने, और बात करेंगे फसल जो हम अपशिष्ट जलाते हैं, पराली जो हम जलाते हैं, उसका क्या किया जाए, उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। कल चर्चा होगी आपके इस बड़े टॉपिक पर आपके साथ। तो दीजिए मुझे आज्ञा, कल मुलाकात करते हैं, तब तक दोस्तों थैंक यू, शुक्रिया, शुभ रात्रि, जय हिंद।